बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ आप कर चुके होंगे और हमेशा की तरह आपने दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया होगा। उस पाकज़ात का शुक्र अदा करने से आपने दिन का आगाज़ किया होगा, क्योंकि अगर आप ज़िंदगी में शुक्रगुजारी को यकीनी बना लेते हैं तो यकीन जाने ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, बहुत खूबसूरत हो जाती है। और ख़ासकर वो लम्हात, वो चीज़ें जो आपको डिप्रेस करती हों, वो चीज़ें जो आपको जो है आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लेकर आती हों, ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश किया करें कि आप आगे बढ़ें, मूव ऑन किया करें, पास्ट को साथ जो है वो पकड़ के ना रखा करें, साथ उसको ना चलाया करें। ज़िंदगी अप्स डाउन, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। जितनी आप पॉजिटिविटी के साथ, जितनी खूबसूरती के साथ आप अपने दिन का आगाज़ करेंगे, जितनी खूबसूरती के साथ आप मूव ऑन करेंगे, अपने रिश्तों को लेकर चलेंगे, उतनी ही खूबसूरती के साथ आपकी ज़िंदगी जो है वो आगे चलती रहेगी। तो इसी प्यारी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, कौन सा निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है राइट नाउ जो मौजूदा दौर है। क्योंकि आज के जब हम तेज़ रफ्तार दौर की बात करते हैं, जिसमें एक रैपिडली ऐसी एक चेंजिंग हमें देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है कि आया कौन सा फैमिली सिस्टम, कौन सा निज़ाम जो है वो बेहतर साबित हो सकता है। क्योंकि देखिए, एक तरफ अगर हम रिवायती अपने जो ख़ानदानी सिस्टम उसकी बात करते हैं, जहाँ पे मोहब्बत है, सपोर्ट है, बुज़ुर्गों की गहमा गहमी, उनका मौजूद होना, उनके जो एक्सपीरियंसेस है उससे हमें बड़ी हेल्प मिलती है। वहीं पे जब हम दूसरी तरफ एक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की बात करते हैं, जहाँ पे हम आज़ादी की बात करते हैं, प्राइवेसी की बात करते हैं, या फिर खुद मुख्तारी की तरजीह आ जाती है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ भाई, तो ये आज जानना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त के अंदर, आज के दौर के अंदर किस सिस्टम को, किस फैमिली सिस्टम को हमें ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, या ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, या फिर हम कहें तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम ये आज की ज़रूरत बन चुका है। तो आइए ज़रा डिटेल में इस पे बात कर लेते हैं। इस पे डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी है। आप सबका सदर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रह चुकी हैं जी, रुबीना ज़फ़र साहिबा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया रुबीना साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। बताइएगा, आप क्या समझती हैं? आप एक बीवी भी हैं, माँ भी हैं, बेटी भी है, एक वर्किंग लेडी भी है माशाल्लाह से। तो ओवरऑल अगर आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं लेना चाहूँ, फिर हम इन डिटेल जो सोसाइटी में हम चीज़ें देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछेंगे, आप किस फैमिली सिस्टम को ज़्यादा पर्सनली सपोर्ट करती हैं या पसंद करती हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मदऊ किया और मौका दिया कि मैं अपनी राय पेश कर सकूं। थैंक यू सो मच। मैं इसमें ये समझती हूँ कि जॉइंट सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेटर है। वजह ये है कि उसमें एक तो बच्चों को सपोर्ट मिल जाती है। मैरिड बच्चे ख़ास तौर पे जो हमारे बेटे हैं, तो उनकी जब शादी होती है, फिर उनके बच्चे होते हैं, और जो वर्किंग वुमेन होती हैं, उनकी जो लाइफ पार्टनर, उनमें एक्चुअली अगर जॉइंट सिस्टम में ये चीज़ आ जाए तो जो फैमिली गैदरिंग कंबाइंड फैमिली है उसमें उनको सपोर्ट ये मिलती है, अगर जॉब कर रही हैं, बच्चे संभाले जाते हैं, काम डिवाइड हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें एक बंदे पे बर्डन नहीं आता। एक बंदे पे बर्डन नहीं आता। और फिर मेरे ख्याल में पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो इकट्ठे रहें जब तक हमारी ज़िंदगी है। ऑब्वियसली हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है। बट अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वी आर मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर पाकिस्तानी, तो अगर हम अपने इस्लामी कल्चर को देखें तो ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें हमें ऐसी मिलती हैं जिससे हमारी ज़िंदगी या हमारा फैमिली सिस्टम बड़ा अच्छा हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमने उनको कहीं ना कहीं अवॉइड किया हुआ था। लेकिन पाकिस्तान की ओवरऑल अगर मैं सिचुएशन देखते हुए आपसे पूछूं, तो कौन सा फैमिली सिस्टम इस वक्त तेज़ी से बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर? सेपरेट। वाई? बच्चियाँ जो आजकल की आ रही हैं ना, वो ख़ास तौर पे वो चाहती हैं कि हम सेपरेट रहें, जिसमें मैंने बात की थी वो प्राइवेसी की, जो मैंने बात की थी, या इंडिपेंडेंट होने की। वो इंडिपेंडेंट इसलिए वो चाहती हैं कि वो मतलब अपनी पुरसकून लाइफ गुजारना चाहती हैं,
वो चाहती हैं कि हमारे लाइफ में किसी का इंटरफेयर ना हो। बड़े तो ज़ाहिर बात है जब पेरेंट्स साथ होते हैं तो वो बच्चों को हर तरह से गाइड भी करते हैं। कुछ चीज़ें रोक टोक तो चलती रहती है। हाँ। कुछ चीज़ें बहुओं को अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं अच्छी लगती। तो ज़ाहिर बात है वो फिर उनको पुरसकून लाइफ जो है ना वो सेपरेट रहने में। अच्छा, मुझे बताइएगा रुबीना साहिबा कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि आपने कहा कि आज की जो बच्चियां हैं वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम यानी कि अलग रहना पसंद करती हैं। बड़ों की, बुज़ुर्गों की जो प्रेजेंस है उन्हें इतनी तकलीफ़ क्यों दे रही है, जबकि अगर हम बात करें तो बड़ों का हमें जो सिखाया गया, बताया गया, जो हमने पढ़ा कि बड़ों का किसी घर में मौजूद होना किसी रहमत से, किसी नेमत से कम नहीं होता। तो ये चीज़ आज की बच्चियों में क्यों पाई जा रही है कि वो अलग रहना पसंद कर रही हैं? बस यही चीज़ है ना कि वो इंटरफेयर पसंद नहीं करती। और मैं अगर देखूं तो मतलब मैं अपनी लाइफ का अगर बताऊं तो मेरे जो इन लॉज थे, मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा 3 साल का और एक 2 साल का। तो मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी। और आज भी मैं इतना मिस करती हूँ अपनी मदर इन लॉ को, फादर इन लॉ को, कि काश वो होते तो मेरे बच्चे और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते, मेरे बच्चे और ज़्यादा सीखते। ऑब्वियसली जो हमारे पेरेंट्स का एक्सपीरियंस है वो हमारे से ज़्यादा, ट्रू, और जो हमारे बच्चों का है वो हमारा ज़्यादा है उनसे। ऑब्वियसली ऐसे ही। तो उसमें अगर हमारे बड़ों का भी उसमें उनकी लाइफ में होना एक बहुत बड़ी नेमत थी। तो क्या तरबियत इस तरह से की जा रही है कि हमारी बच्चियां, उनका माइंडसेट चेंज हो गया? माइंडसेट चेंज है। कुछ पीछे से जो माएँ हैं वो भी ज़्यादा मतलब जो कह लें बहुएं जो है ना वो अपने पेरेंट्स के घर में तो चाहती हैं कि हमारे भाई इकट्ठे रहें, भाभियां साथ रहें, दूसरे के घरों में वो अलग रहना चाहते हैं। आई डोंट नो ये तजाद क्यों है इस सोसाइटी के अंदर। बस बच्चियों की सोच ऐसी है। हाँ। कुछ उनकी तरबियत, मैं तो ये कहूँगी कि तरबियत जो मैं उन माओं को, ये सॉरी टू से किसी को बुरा ना लगे मेरी बात, क्योंकि ये माशरे में हमारे चल रहा है। तो इसमें यही वजूहत हैं। देखिए कंबाइंड फैमिली में रहने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली देखिए हम बहुत सारे इंसिडेंट इवन आपने भी देखे होंगे, सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें अब ढकी छुपी नहीं होती, सामने आ जाती हैं कि जो सेपरेट रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जो पसंद करते हैं, जो कहते हैं कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना रहें। अब अगर वो वर्किंग लेडी है, हस्बैंड भी काम करते हैं, वो भी जॉब करती है, तो बच्चों की टेक केयर के लिए वो किसी ना किसी आया को रखते हैं। और ऐसी हैपनिंग सामने आई हैं कि वो आया किस तरह से उसके बच्चों को मार रही हैं या बिल्कुल केयर नहीं कर रही हैं, या अपने उसके घर की जो परेशानी है वो बच्चों पे निकाल रही हैं। तो मुझे बताएं फिर वो बच्चा जो पल रहा है उसकी क्या तरबियत होगी फिर? देखिए डे केयर में दे आती हैं, हाँ, और या आया रखते हैं। आप देखें जो तरबियत एक अपनी फैमिली ने करनी है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। कह लें कि ग्रैंड मदर कर सकती हैं, मदर कर सकती हैं। जब मदर जॉब पे हैं या फादर जॉब पे हैं तो पीछे फैमिली होती है सारी। बाज़ घरों में मतलब कह लें कि फुप्पो होती हैं, दादी होती बड़ी है, अच्छी होती है, क्योंकि मैं भी वो तो फुप्पी को खामखा बदनाम किया हुआ है। हाँ, नहीं बदनाम नहीं है, बहुत प्यारा रिश्ता है, कोई शक नहीं है इसमें। तो उसमें उन बच्चों की केयर बहुत अच्छी हो जाती है। बच्चों को बच्चे सेफ होते हैं, और उनकी जैसे जैसे ग्रो कर रहे होते हैं उनको इन्वायरमेंट अच्छी मिल रही होती है। जब आप कहीं छोड़ के जाते हैं, डे केयर में छोड़ के जाते हैं, या फिर उसको आया के पास छोड़ते हैं, तो आप देखें ना हमारी आया जो है या कोई भी मुलाजमा है वो कितनी को पढ़ी लिखी होती है। और दूसरा हेल्थ इश्यूज बच्चों को हो जाते हैं, वो सफाई का ख्याल नहीं रखती, बच्चों के लिए 100 प्रॉब्लम्स होते हैं। और फिर जैसे कि आपने बताया कि कितने वाक़यात हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे है। सबसे बड़ी बात ये है। तो अच्छा, इसलिए एथिक्स की, मैनर्स की कमी जो है वो हमें बच्चों में देखने को मिलती है। हम कहते हैं ये तो हमारे घर में लफ्ज़ बोला नहीं जाता, इसने कहाँ से सीखा, और वो मेड से सीखा होता है। क्योंकि वो बोलते हुए वो नहीं देख रही कि ये बच्चा इन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है, या इसकी तरबियत पे या इसकी मेंटल हेल्थ पे उसका क्या असर पड़ रहा होगा, और वही चीज़ें बच्चा सीख रहा होता है। ऐसे ही है। और दूसरा ये है कि बच्चों की केयर हो जाती है, काम डिवाइड हो जाता है। जो जॉब होल्डर बहुएं होती हैं वो अपना जैसे मर्जी जॉब कर सकती हैं, पीछे घर चल रहा है,
بھئی آپ No میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بھی تو چیزیں چلا سکتے ہیں. چلا سکتے آپ ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بھی آپ اپنی پرائیویسی کو مینٹین کر سکتے ہیں اف یو وانٹ. اگر آپ کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے, اور نہیں کرنا چاہیں. اب میں اگلے سوال پہ آتی ہوں جو کہ اسی کے حوالے سے ہے کہ اگر نہ کرنا چاہیں تو یہ پرائیویسی یا یہ سکون آپ کو نیوکلیر فیملی سسٹم میں بھی نہیں ملتا. اب ذرا بتائیے گا کہ جس آزادی کے لیے, جس سکون کے لیے ہماری جو بچیاں ہیں یا بچے جو شادی کے بعد الگ رہنا پسند کرتے ہیں, کیا وہ سکون, وہ پرائیویسی انہیں واقعی وہ ایک نیوکلیر فیملی سسٹم میں آج میسر ہے جس کے لیے وہ الگ ہوئے تھے؟ کچھ چیزیں تو یہ بھی سننے کو ملتی ہیں کہ اب ظاہری بات ہے ہم بھی سوشل ورکر ہیں, بہت سے لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے, رنگ رنگ کی دنیا اور رنگ Obviously. ہر طرح کی کہانی سننے کو ملتی ہے ڈفرینٹ خواتین سے. تو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ بعض اوقات بعض فیملی میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بچے الگ ہو جاتے ہیں اور پیرنٹس کا سایہ سر پہ نہیں ہوتا, تو بعض گھروں میں پھر لڑائیاں جھگڑے بھی بڑھ جاتے ہیں. ظاہری بات ہے اگر ماں بھی جاب کر رہی ہے, باپ بھی جاب کر رہا ہے, تو برڈن زیادہ ہو جاتا ہے. گھر عورت نے چلانا ہوتا ہے اور عورت پہ بچے کا برڈن ہے, جی بچوں کا برڈن ہے, پھر گھر کا برڈن ہے, جاب کا برڈن ہے, وہ تو اپنے ہسبینڈ کے سر چڑھے گی اور جھگڑا ہوگا. ایسے ہی ہے. تو یہ بچیوں کو سوچنا چاہیے. اور بعض چیزیں جو ہماری خواتین ہیں وہ بھی کچھ مطلب جو نہیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں یا وہ نہیں سوچتی اس چیز کو کہ ہم بہو بیاہ کے لائے ہیں تو اس کو ہم نے بیٹی کا درجہ دینا ہے. کئی جگہ پہ خواتین بھی پھر اپنی بیٹی بیٹی ہی ہوتی ہے, دوسروں کی بیٹی بہو بن جاتی ہے. وہ اپنی بیٹی کیوں نہیں بن سکتی؟ یا جیسے اس بہو کے اپنے پہلے وہ پیرنٹس ہوتے ہیں, تو جب وہ دوسرے گھر میں جاتی ہے تو ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ کیوں نہیں دیتی ہے؟ بس یہی وجہ ہے. ایک تو میں یہاں پہ یہ کوٹ کرتی چلوں کہ مائیں جو ہیں ان کو چاہیے بچیوں کی تربیت ایسے کریں کہ وہ اگلے گھروں میں جا کے ان کو پیرنٹس سمجھیں اور اپنا گھر سمجھیں کہ ہم نے یہاں ساری زندگی رہنا ہے. اور ہمارے تو بڑی عورتیں یہ کہتی ہوتی تھیں کہ مطلب جب ہمارا تھا دور تو کہتی تھی کہ بچے جلدی جلدی پیدا کر لیں تاکہ کمبائنڈ فیملی میں پل جائیں گے, بڑے ہو جائیں, اور آپ لوگوں کو مشکل نہیں آئے گی. تو اب تو خیر کچھ اور ہی چیز ہو گئی ہے. اب تو خواتین, لڑکیاں بھی اور خواتین بھی, مطلب سب کا ہی قصور ہے. میں تو یہ کہوں گی کسی جگہ پہ عورت زیادتی کر جاتی ہے, کسی جگہ پہ بہو کر جاتی ہے. بزرگوں کی جب ہم بات کرتے ہیں, بزرگوں کی دیکھ بھال یا ان کا ایک جگہ پہ ہونا یا ان کا سایہ سر پہ ہونا اوبیسلی ہمارے لیے ایک رحمت کی بات ہے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد ذرا ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین, بزرگوں کا جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ہمارے پیرنٹس آ جاتے ہیں, دادا دادی نانا نانی آ جاتے ہیں, یا بڑا بھائی یا بہن, یہ چیزیں بڑے رشتے آ جاتے ہیں. تو اس سے آپ بہت کچھ لرن کرتے ہیں. آپ کو زندگی ہے, اپس ڈاؤنس پارٹ آف لائف, تو اس میں آپ کی بہت ہیلپ کرتے ہیں. کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں ذرا اس پہ آگے چل کے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں جوائنٹ فیملی سسٹم یا نیوکلیر فیملی سسٹم, اس میں بہتر کون سا ہو سکتا ہے, اسی پہ بات کی جا رہی ہے. ناظرین, کمالیہ میں پیٹرول مہنگا ہونے پہ جو ہے وہ ایک رپورٹ ہے, آئیے ذرا اس پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ الیکٹرک بائک کی طرف کیسے شفٹ ہو رہے ہیں. اور پیٹرول مہنگا ہو تو اوبیسلی مشکل ہے, آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں. پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ عام آدمی کے بجٹ پر بھاری بوجھ بن چکا ہے, جس کے باعث ہر طبقہ شدید متاثر ہو رہا ہے. تحصیل کمالیہ کے اکثر شہری جو روزانہ سفر کے لیے موٹر سائیکل استعمال کرتے تھے, اب تیزی سے الیکٹرک سکوٹیوں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. یہ سکوٹیاں نہ صرف ماحول دوست ہیں بلکہ کم خرچ اور آسان سفری سہولیات بھی فراہم کرتی ہیں. ایک بار چارج کرنے پر مناسب فاصلہ طے کیا جا سکتا ہے, جس کی مرمت اور دیکھ بھال کے اخراجات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں. شہریوں کا کہنا ہے ایک دفعہ رقم خرچ کر کے وہ ماہانہ ہزاروں روپے کے پیٹرول کی بچت کر سکتے ہیں, جو کہ موجودہ مہنگائی کے دور میں کسی بڑی سہولت سے کم نہیں. تحصیل کمالیہ میں بدلتا ہوا یہ رجحان واضح کرتا ہے کہ مہنگائی کے دباؤ میں شہری اب متبادل ذرائع کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر حکومتی سطح پر سہولیات فراہم کی جائیں تو الیکٹرک ٹرانسپورٹ نہ صرف عوام کے لیے ریلیف بن سکتی ہے بلکہ ملک کے ماحول کے لیے بھی ایک اہم قدم ثابت ہو سکتی ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. ایک بات تو درست ہے کہ یہ ماحول دوست ہیں یہ جو بائکس آئی ہیں الیکٹرک بائکس, لیکن اگر میں ان کی قیمتوں کی بات کروں, جیسے الیکٹرک کارز آ چکی ہیں, الیکٹرک بائکس آ چکی ہیں, تو ہر ایک کی پہنچ میں نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو ذرا ان کی پرائزز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اگر ہر جو عام شہری ہے یا ہم مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس طبقے کی بات کرتے ہیں
تو وہ اگر ان چیزوں کی طرف آئے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تو الیکٹرک کار یا بائک کی طرف آ رہے ہیں، تو ذرا ان کی پرائزز میں ایسی لچک ہونی چاہیے کہ ہر ایک کی پہنچ میں یہ چیزیں آ سکے، کیونکہ ایک طرف وہ پیٹرول بچائیں گے اور دوسری طرف اتنی مہنگی اسکوٹی یا کار وہ کیسے خریدیں گے، کہ تو یہ الیکٹرک چیزیں اتنی سستی نہیں ہے، تو گورنمنٹ کو ذرا اس پہ ضرور سوچنا چاہیے۔ واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف، جوائنٹ فیملی سسٹم یا نیوکلیر فیملی سسٹم کون سا بہتر نظام ہے، اسی پہ بات کریں۔ روبینہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ روبینہ صاحبہ، وقت کے ساتھ ساتھ اوبیسلی عمر ڈھلتی ہے، بزرگ جو ہیں ہمارے وہ اور بزرگ ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی موجودگی ہر صورت ہر ایج گروپ کے اندر ہمارے لیے باعث رحمت رہی ہے، اور ہمیں اوبیسلی سمجھنا بھی چاہیے اس چیز کو، بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے۔ بزرگوں کی اب دیکھ بھال اوبیسلی جو بچے ہیں ان پہ لازم ہے، بہو آ گئی تو ان پہ لازم ہے، تو زیادہ اچھی جو ٹیک کیئر ہے وہ کس فیملی سسٹم میں زیادہ کی جا رہی ہے؟ کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اندر بزرگوں کا وہ ایک احترام یا ان کی کیئر کی جا رہی ہے، یا نیوکلیر فیملی سسٹم کے اندر، یا میں اگر انفارچونیٹلی یہ کہوں کہ جو ہمیں اولڈ ایج ہوم ویسٹ میں سننے کو ملتے تھے وہ آج پاکستان میں بھی بن گئے، دونوں فیملی سسٹم ایکسیپٹ نہیں کر رہے بزرگوں کو؟ اس میں جوائنٹ فیملی میں اچھی کیئر ہو جاتی ہے پیرنٹس کی، اور ہونی بھی چاہیے۔ میرے خیال میں بچوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ والدین ایک ایسی رحمت ہے، جب یہ رحمت گھر سے چلی جاتی ہے نا تو اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے، بالکل ایسے، اور قدر پھر بعد میں ہوتی ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ ہم لوگ بھی آج چاہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہوتے، بٹ نہیں ہے، تو وہ وقت ہاتھ نہیں آتا پھر۔ تو میرے خیال میں ماں باپ کے ہوتے ہوئے ماں باپ کی عزت قدر کرنا، ان کی کیئر کرنا، ان کی خدمت کرنا، تو یہ نصیب والوں کے ہی نصیب میں آتا ہے۔ ویری ٹرو۔ اور یہاں تک دیکھا جائے تو موسٹلی آپ دیکھیں اولڈ ہوم جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں، ماؤں سے، باپ سے، اور اتنا پیرنٹس نے اولاد پہ اتنی محنت کر کے اتنا ان کو ایجوکیشن دے کے اچھی انوائرمنٹ۔ دیکھیں میں کہتی ہوں کہ جو بھی انسان نا سب اپنے بچوں کے لیے جو بھی کرتا ہے بالکل ایسے ہی۔ آپ کو اپنے زندگی میں اپنے بچوں سے پیارا تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہوتا ایسے، آپ پیرنٹس کو بھی پیارا نہیں رکھتے اس میں، یقین کریں ایسا ہی ہے، پیرنٹس پیچھے ہو جاتے ہیں، اپنی اولاد آگے ہو جاتی ہے۔ تو اگر اولاد اس ٹائم پہ آ کے پیرنٹس کو اس طرح کی فیلنگز دے کہ وہ اولڈ ایج ہوم میں چلے جائیں، یا پھر وہ ان کی گھر میں کیئر نہ ہو، بڑی دکھ کی بات ہے۔ ایسی بڑی ایسی نا نارملی یہ جو عید وغیرہ ہوتی ہے، کچھ طرح کا موقع ہوتا ہے تو ہم ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ پروگرام دیکھتے ہیں، تو اس میں کوئی نہ کوئی جا کے اولڈ ایج ہوم میں انہوں نے پروگرام کیے ہوئے ہوتے ہیں وہاں کے بزرگوں کے ساتھ، تو وہ لٹرلی وہ پیرنٹس رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا انویسٹ کیا بچوں کو، اتنا ہم نے پڑھایا لکھایا، آج وہ کوئی کسی ملک بیٹھا ہوا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، لیکن جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ آپ سے ملنے آتے ہیں، ان کا جواب ہوتا ہے نہیں، کال تک نہیں کرتے، کال تک مطلب پوچھتے تک نہیں وہ کیسی اولاد ہے۔ یا ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے والدین کے سر میں درد ہے، یقین جانے جان نکل جاتی ہے کہ ہمیں کچھ ہو جائے ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ کیسی اولاد ہے کہ مطلب انہیں اپنے پیرنٹس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر ایسے بھی ہم نے ہیپننگز دیکھی جنہوں نے اپنے والدین کے اوپر ہاتھ اٹھایا، ان کو مارا پیٹا، دنیا میں وہ اپنی جہنم کریٹ کر رہے ہیں۔ بہت سی سٹوریز ہیں ایسی، بہت سی سٹوریز ہیں۔ اور تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں روبینہ صاحبہ کہ جو آج ہم اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں، کل کو ہم نے بھی والدین بننا ہے، ہم نے بھی بزرگ ہونا ہے، تو جب تک انسان واپس گھوم پہ چیزیں ہم پہ آ سکتی ہے، تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ جب تک انسان اس سٹیج پہ نہیں آتا نا اس کو سمجھ نہیں آتی۔ کیا فائدہ ہے جب چڑیاں چگ گئے کھیت، پچھتانے کا کیا فائدہ؟ بس پچھتانا ہی پڑتا ہے بعد میں۔ الحمدللہ ہم نے تو اپنے پیرنٹس کو الحمدللہ بہت کیئر کی ہے، اور فادر ان لا مدر ان لا کی اپنے پیرنٹس سے بھی زیادہ کی ہے۔ اپنے پیرنٹس تو پیرنٹس ہی ہوتے ہیں، ان کو اگر سمجھے تو پھر بات ہے ایسے ہی۔ تو آج کل کے دور میں تو میں کہتی ہوں کہ رشتوں کسی بھی رشتے میں لگا لیں آپ، وہ چیز نہیں رہی جو پہلے ہوتا تھا، احساس نہیں رہا۔ جو سنتے تھے خون سفید ہو جائیں گے، وہ احساس نہیں ہوگا، وہی چیز ہو گئی ہے، وہی چیز ہو گئی۔ اچھا، ہم فائنینشیل جو سچویشن ہے اس کی اگر بات کریں تو ہر گھر میں یہی آج کل رونا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، جو کماتے ہیں گھر کے چار جی کما رہے ہیں لیکن پورا کوئی نہیں پڑ رہا۔ تو مجھے ذرا بتائیں کہ جو مالی استحکام ہے یا فائنینشیل جو ایک اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا، یہ کس فیملی سسٹم میں زیادہ پایا جا رہا ہے، جوائنٹ میں یا نیوکلیر میں، کہ وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے؟
देखिए देखा जाए तो मेरे मेरे नज़रिए के मुताबिक तो जॉइंट फैमिली जो है इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बंदा, एक जगह पे सारा कुछ होता है और ज़्यादा चीज़ें लोग खर्चे डिवाइड हो रहे होते हैं। डिवाइड हो जाते हैं और ज़्यादा लोग जो कमा रहे होते हैं तो वो कम खर्च होता है और उसमें फिर प्रॉपर्टी या कुछ चीज़ें, मतलब हमारे तो पहले ऐसे ही था कि जो बनता है इकट्ठे रह के बनता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कंबाइंड फैमिली होती है तो उसमें आपके काफ़ी सेविंग हो जाती है। और अगर अलग अलग हो जाएं तो अलग अलग अखराजात होते हैं, तो भाई हर घर का अलग से बिल होगा, अलग से खाना पकाना किचन का बिल होगा, फिर अगर घर का कहीं रेंट वेंट देना है तो वो अलग से होगा, तो वो सारी चीजें एक बंदे पे आ जाती हैं। एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, एक लाइट ही है, मतलब अलग घर है, उसमें आप लॉन्च में किचन में मतलब जगह जगह अलग से लाइट लगेंगी, पूरी एक फैमिली है उसका भी एक घर है तो वो सारी चीज़ें वहीं पे मैनेज हो जाएंगी। यस, तो ऑब्वियसली ये फिर जॉइंट फैमिली जो है इसमें अखराजात जो है ना वो भाई ज्यादा इस वक्त जो डिवाइड हो जाते वोट जा रहे हैं ना वो जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे लगता है हमें उसकी तरफ आना चाहिए, क्योंकि देखिए रुबीना साहबा हर तरफ एंजाइटी है, डिप्रेशन है हमारे पास, हम आइसोलेट हो गए। जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में होते हैं, हर देखिए जिंदगी में मसले मसाइल प्रॉब्लम्स होती हैं, जब आपके पास बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब आप उनके साथ शेयर कर लेते हैं तो उनके जो तजुर्बात है या उन्होंने जो जिंदगी गुजारी, वो कहते हैं ना कि हमने ये बाल सफेद धूप में नहीं किए, हमारे तजुर्बात ने ये बाल सफेद करा दिए, तो उनके वो एक्सपीरियंसेस जो हैं हमें वो बड़ा फायदा देते हैं, बहुत फायदा देते हैं। ऐसे ही है, देखिए वही बात आ जाती है ना कि जैसे हमारे बड़ों ने लाइफ गुजारी है वो एक्सपीरियंस हमें नहीं हो सकते, जो हम गुजार रहे हैं वो हमारे बच्चों को नहीं हो सकते। एक चीज और बड़ी सुनने को मिलती है कि हमारे आज की जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, आप तो पुराने वक्तों के हैं, जी 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 जी, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, अब तो टाइम चेंज हो चुका है। श्योर, आप सही कह रही हैं। तो आपको लगता है कि इस डायलॉग के साथ वो कभी आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि टाइम भले ही जैसा हो, जिंदगी तो एक ही है, लाइफ तो एक ही है, चीजें तो वो सिचुएशन तो वो ठीक है, उनमें हमें अब एक जिद्दत देखने को मिलती है, लेकिन जिंदगी वही है, जो उनकी थी वही आज हमारी है। देखिए अब ज्यादा मुश्किल जिंदगी है, टफ है, कंपटीशन है। ऐसा है कि जब हमारे से पहला दौर था उसमें आसानियां थी और मैं समझती हूँ कि हमारा दौर भी आसान था। अब देखिए महंगाई के हालात देख लें आप, कितनी ज़्यादा महंगाई है, तो जाहिर बात है बच्चे उतना ही कमाएंगे तो फिर ही वो अपना सरवाइव करेंगे। अच्छा, अदरवाइज तो उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम बढ़ चुका है लेकिन वो चीजें पूरी नहीं हो रही। पहले तो हमारी ख्वाहिशात भी तो साथ साथ बढ़ जाती है ना, हमारे जो हमारी ख्वाहिशात नहीं होती थी आज वो हमारे बच्चों की है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में होते हैं ना तो ये भी बड़ा फायदा होता है कि आपकी फजूल खर्ची नहीं होती, बड़े बुजुर्ग आपको करने ही नहीं देते फजूल खर्ची। ऐसे ही है, और जब वो कहते बच्चे कहते हैं डेली बाहर खाना खाएं, बाहर की चीज़ें खाएं, तो जो बड़े हैं उन्होंने कहना है नहीं जी, वो जैसे एक एग्जांपल है ना कि 500 बाहर से एक बर्गर मंगवाया है, अगर 500 का, तो माँ कहती है कि 500 में मैंने तुम्हें गोश्त बना के खिला देना था, घर सबने खा लेना था, तुमने अकेले ने एक बर्गर खाया। तो ये बात है भी सच, और ये चीज़ आप देखें, आप मार्केट में आप निकले कि हर रेस्टोरेंट के ऊपर आपको रश मिलेगा डेली बेसिस पे। आप इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स, कुछ जो मराकज़ हैं वहाँ पे आप जाएं, यकीन जाने आपको पार्किंग भी नहीं मिलती, इतना रश होता है, और सारे सीट्स नहीं मिलती, टेबल बुक होते हैं। और बाज का ये मोस्टली ईद पे तो देखा है लोग घूम घुमा के फिर घरों में ही आ जाते हैं, जगह ही नहीं होती बैठने के लिए, मतलब कि इतना रश होता है। और महंगाई की वजह भी यही है। और हमारे जो बच्चे जो अब आगे नेक्स्ट जो दौर चल रहा है उसमें यही चीज़ें हैं कि हमारे इतना हर कोई कमाने वाला है लेकिन फिर भी पूरा नहीं आ रहा। वजह कि वो अपने अपने खर्चे कंट्रोल नहीं करते ना। ख्वाहिशात की बात की वो हमने बहुत ज्यादा बढ़ा ली उसमें उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। और रोक टोक करते हैं ना अगर पेरेंट्स, तो बच्चे कहते हैं वही आप वाली बात के जी आपको तो कुछ पता ही नहीं है भाई अभी वो आपके माँ बाप वो हैं, आप उनके माँ बाप नहीं है। तो अगर उनको नहीं पता तो फिर किसको पता होगा। वेल, एक चीज़ हम और सुनते हैं जो एक अलग न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है जिनका, उनके कहने के अकॉर्डिंग कि हम इसलिए भी सेपरेट हुए या सेपरेट रहना पसंद करते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में इख्तलाफात बहुत होते हैं, किसी चीज़ पे अगर कोई एक मुशावरात किसी चीज़ पे चल रहे हैं
تو وہاں سب جو ہے اس پہ ایک چیز پہ متفق نہیں ہوتے, سب کی اپنے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں یا اختلافات چل رہے ہوتے ہیں. از اٹ ٹرو؟ ایسا ہے کہ اس میں اگر آپ دیکھا جائے جو پیرنٹس ہیں, اگر وہ ان کا ڈیسیژن ٹھیک ہو اور ہر بچے کی اپنی اپنی جگہ ہو تو پھر میرے خیال میں ایسا نہیں ہوتا, پھر سسٹم ٹھیک چلتا ہے. اور ہر کسی کی اپنی ڈیوٹی ہو, ہر کسی کا اپنی ایک رسپانسبلٹی ہو, اور سب یہ سمجھیں کہ گھر کا ایک سربراہ ہے, اس نے فائنل ڈیسیجن اسی کو اسی ہوگا, نے لینا سب ہے. اپنے اپنی رائے دے سکتے ہیں, لیکن فائنل ڈیسیجن وہ پنچایت کا جو سربراہ ہے وہی کرے گا, وہ پیرنٹس ہی کریں گے. اور پیرنٹس کو چاہیے کہ ہر بچے کو وہی اہمیت دیں جو ایک مطلب بعض فیملیز میں آپ نے سنا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کسی بچے کو زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے, اس کو زیادہ اپروچ کی جاتی ہے, تو وہ پھر وہاں پہ جا کے یہ چیزیں آتی ہیں کہ وہاں پہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی سپریٹ ہو جائیں تو بہتر ہے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ہر بچے کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھیں, ہر کسی کی رسپانسبلٹی اپنی ہونی چاہیے, اور تاکہ گھر کا نظام بہت ایزی اور اچھا اور خوشی سے چل سکے. صحیح. کہیں نہ کہیں جو فیملی باؤنڈریز ہوتی ہیں یا کچھ ریسٹرکشنز پائی جاتی ہیں, کیا اس وجہ سے بھی نیوکلیئر فیملی سسٹم زیادہ بڑھ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے کہ آپ نے جاب نہیں کرنی, یا آپ نے فلاں جگہ پہ نہیں جانا, یا کسی آپ نے اب یہاں تک آپ کی یونیورسٹی ہے, اب آپ نے آگے پڑھنا نہیں ہے, کیا کچھ ایسی چیزیں بھی جو ہے وہ آڑے آتی ہیں؟ آ جاتی ہیں, یہ ظاہری بات ہے, ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ اگر میرے خیال میں اگر بچی پڑھی لکھی آپ لے کے آئے ہیں تو اس کو الاؤ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا اگر اس میں کوئی ایبلٹی ہے اس کو یوٹیلائز کرے اور اس سے فائدہ لے, اپنا فیوچر بنائے. تو اس میں ان لاز کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے, نہ کہ اس پہ کوئی ایسی پابندی لگائی جائے کہ جی بس یہاں تک کہ آپ اب گھرداری ہے اور بس کھانا بنائیں, بس بچے سنبھالنے اور تم نے کچن سنبھالنا ہے, نہیں اس سے آگے تمہاری لائف نہیں. تو obviously جیسے آپ اپنی بیٹی کو چاہتے ہیں کہ وہ پڑھے یا آگے جاب کرے, آگے بڑھے, اسی طرح obviously وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. تو آئی تھنک دونوں جگہوں پہ ہر یہ انڈرسٹینڈنگ یہ چیزیں ضروری ہیں. جی بالکل. میں تو یہاں پہ یہ کہوں گی کہ آپ جب کسی کی بیٹی کو لے کے آتے ہیں نا, اس کو اپنی بیٹی تصور کر کے لائیں اور اس کو وہی جگہ دیں, اس کے لیے وہی سوچیں جو اپنی بیٹی کے لیے سوچ رکھتے ہیں, جو اپنی بیٹی کے لیے لائک کرتے ہیں وہی اس کے لیے لائک کریں. تو میرے خیال میں بہت کم بچیاں ہوں گی جو پھر بھی پیرنٹس کو اتنا وہ نہیں اہم سمجھتی ہوں گی یا ان کے ساتھ نہیں گزارا کرنا چاہتی ہوں گی. یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم کا کانسیپٹ ہے, آئی تھنک ہمارے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ ابھی بھی موجود ہے. وہاں پہ نیوکلیئر فیملی سسٹم کا رجحان بہت کم ہے, یعنی کہ آئی تھنک نہ ہونے کے برابر ہی مجھے کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے. بٹ یہ کانسیپٹ شہروں کے اندر کچھ زیادہ ہے. جی, وہ شہروں کے اندر اویئرنیس بچیوں کو زیادہ ہوتی ہے, بچیاں پڑھی لکھی زیادہ ہوتی ہیں, باہر زیادہ نکلتی ہیں, اور کچھ کہہ لیں فرینڈس, کچھ مدرس, کچھ مل ملا کے وہ پھر ان کا نا ایک مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیتے ہیں, جانا ہے اپنے لاز کے گھر, یہ کرنا وہ کرنا, اپنے اپنے اپلیمنٹس دینا ہے. اور جب کہ دیکھیں جب لڑکی نے آنا ہے تو اس نے اس کا رول نہیں چلنا گھر پہ, جو گھر کا آلریڈی چل رہا ہے نا اس نے اس میں ایڈجسٹ ہونا ہے. تو یہ چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو وہ ایک الگ انوائرمنٹ سے آئی ہوئی ہوتی ہے, اور دوسرے انوائرمنٹ میں سیٹ ہونے کے لیے obviously اس کو ٹائم لگ سکتا ہے. تو اس کو پریشرائز کرنا شروع کر دینا کہ تم ہمارے چال ڈھال کے اکارڈنگ نہیں ہو, تم ہمارے رنگ میں رنگ نہیں رہی ہو, تو بھائی اوور دا نائٹ تو یہ چیزیں ہو نہیں سکتی ہیں. تو اس میں obviously ٹائم لگے گا. کم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے تھے جوائنٹ فیملی سسٹم یا نیوکلیئر جو فیملی نظام ہے کون سا بہتر ہو سکتا ہے, اسی پہ ہم بات کر رہے تھے. اور بڑے امپورٹنٹ یہ obviously ٹاپک ہے, وقت کی ضرورت ہے, تو جتنا ہم اس کو سمجھیں گے اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہوگا. روبینہ صاحبہ ہمارے ساتھ. روبینہ صاحبہ بتائیے گا کہ جو ہماری ورکنگ لیڈی ہے, اس سے قبل بھی ہم یہ چیز ڈسکس کر چکے تھے, لیکن ان کو انڈرسٹینڈنگ ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے اگر وہ کام پہ جا رہی ہیں تو گھر کی ٹیک کیئر کرنا, یا اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے بھی تو کوئی اپنا ہونا چاہیے. تو اس مائنڈ سیٹ کو ہم کیسے چینج کریں ورکنگ لیڈیز کا, خاص کر جو نیوکلیئر فیملی سسٹم کو پسند کرتی ہیں, ساتھ میں جاب بھی کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں یہ تو ان کو خود کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے لیے زیادہ بینیفٹ ہے.
पेरेंट्स या फैमिली जो चल रही है ऑलरेडी वो तो चल रही है। आप आई हैं, आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हैं, आप जॉब भी कर रही हैं। अगर आप फैमिली के साथ रहेंगी तो आपके बच्चों की केयर भी होगी, अच्छी इन्वायरमेंट मिलेगी, ना कि आप आया के पास छोड़ के जाएं या उसको किसी नर्सरी में छोड़ के जाएं। तो मेरे ख्याल में बच्चियों को ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझनी चाहिए कि उनके बच्चों के लिए बड़ों का होना इंतहाई ज़रूरी है। और हाउस वाइफ की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए कौन सा जो फैमिली सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर है, जॉइंट में रहना या न्यूक्लियर में रहना, जो है सिर्फ घर की? वो तो हर जगह एडजस्ट कर सकती है उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं बहुत अच्छी है वो, हर सिस्टम में एडजस्ट हो जाएंगे। वो तो हर लेकिन कहा जाता है कि जो हाउस वाइफ है वो ज़्यादा उनमें इख्तलाफात पाए जाते हैं या ज़्यादा वो टॉक्सिक हो जाती हैं, बिकॉज उन्हें वो घर के काम करने के बाद बिल्कुल फ्री बैठी हुई होती हैं और उन्हें कोई काम नहीं होता। जी, जो बाहर जाती हैं वो वहाँ पे भी ज़रा फ्रेश हो जाना, माइंडसेट चेंज हो जाना, और एनवायरनमेंट चेंज हो जाना। घर में जिसने ऑल टाइम घर में ही रहना है तो उसके लिए तो फिर सारी बात है, ये प्रॉब्लम तो है ही। उसने हर वक्त घर का काम 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 उसके सर पे सवार है, और मेरे ख्याल में फैमिली का हर बंदा फिर उसी को ही ये कर दें वो कर दें तो वो फिर बाज़ औक़ात बंदा चिढ़ भी जाता है। ये बात तो ऑब्वियसली एक मूड है, मिजाज है, वो चेंज हो जाता है। आज़ादी ऑब्वियसली हर एक का हक है, वो मर्दों की बात करें या ख़वातीन की बात करें। जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या ख़ास कर मैं औरत की बात करूँ तो उसकी अपनी एक ज़ाती आज़ादी भी आपकी होती है ना, कि आपको एक अपना टाइम होता है, मी टाइम जिसको आप कह लें, या अपनी प्राइवेसी हो जो आपके अपने रूम तक हो। तो क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये जो चीज़ है, एक ज़ाती जो आपकी प्राइवेसी, क्या वो डिस्टर्ब होती है? कुछ फैमिलीज़ में होती भी है। कोई स्पेस बच्चों को देनी चाहिए कि वो अपनी जब अपने काम मतलब होता है ना, कुछ लोग होते हैं, कुछ फैमिली सिस्टम में ऐसा होता है कि उनके बड़े बुजुर्ग या घर में कोई भी हैं तो वो बिना नॉक किए जो है ना वो रूम में एंटर हो जाएंगे, बिना पूछे रूम में चले। अगर आप घर पे नहीं है तो आपके रूम की तलाशी लेना शुरू कर दे। और लिटरली ये चीजें होती हैं। तो मतलब नहीं, इस तरह ये तो दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर बहू के रूम में किसी चीज को ताला लगा हुआ देख लिया फिर तो खैर नहीं है, तुम्हारी फलां कबर्ड क्यों बंद है? नहीं, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उनको स्पेस देनी चाहिए बच्चों को, वो अपने आप को आज़ाद समझें। और मेरे ख्याल में जिन फैमिलीज़ में ये भी होता है कि बहू बेटा बाहर जा रहे हैं, अपना एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, खाना खाने के लिए जा रहे हैं, कुछ फैमिलीज़ में ये भी सुना है कि वो मूड ऑफ कर लेते हैं कि ये क्यों गए हैं, मतलब पूछा नहीं, बताया नहीं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी बात नहीं है। ये हमारी बेटी के लिए अगर हम सोचें तो हमें बड़ा बुरा लगेगा। क्यों हमारी बेटी के रूम की तलाशी लेते हैं ऐसे ही। तो ऐसे ही फिर हमें अपने बहू के लिए भी यही सोच रखनी चाहिए। तो ऑब्वियसली भाई ये तजाद जो इसको ख़त्म करें। दोनों सिस्टम में जो ख़वातीन की मेंटल हेल्थ है उस पर क्या असर पड़ता है, हाँ वो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर है या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में? देखिए, अगर तो हम मतलब जो पेरेंट्स हैं वो भी अपनी लिमिट क्रॉस ना करें और जो बच्चे हैं वो भी अपनी लिमिट क्रॉस ना करें तो मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रह सकती है। उस पर कोई असर नहीं पड़ सकता अगर हर कोई अपनी अपनी लिमिट में रहे तो। जब लिमिट क्रॉस होती है तो फिर ही ये मामलात होते हैं। वो तो ऑब्वियसली वो सिर्फ फैमिली सिस्टम क्या, जिंदगी में किसी भी काम के मामले में आप देख लें, जब आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो मसले मसाइल तो आते हैं। देखिए, इससे पहले पीछे चले जाएं तो वालिदैन इतने पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, तो उनके गुजारे ज़्यादा अच्छे होते थे। अब पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं, बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, तो अब तो दोनों को ये चीज़ समझनी चाहिए। ज़्यादा पढ़ लिख गए ना, ज़्यादा पढ़ लिख गए, ज़्यादा पढ़े लिखे होने का भी नुकसान होता है। क्या जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो उसमें भी फिर उस वक्त ये मामलात ख़राब होते हैं। देखिए, हम सुनते आ रहे हैं कि मर्द को हमेशा वो मर्द ऊपर है, अल्लाह पाक ने उसको जो है वो अबतर बनाया, तो औरत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। हर मतलब अब जितनी भी वो इंडिपेंडेंट क्यों ना हो जाए, जितना वो ज़्यादा क्यों ना कमाती हो, उसको एक मर्द का सहारा ऑब्वियसली चाहिए होता है, और मर्द हमेशा ऊपर ही रहा है औरत से। तो ये जो कंपटीशन में आ जाती हैं, जब जॉइंट की बात करें, न्यूक्लियर की बात करें, तो जब एक कंपटीशन में एक औरत आ गई है तो आई थिंक वहाँ से फिर इशू शुरू हो जाते हैं। ये तो ज़ाहिर बात है, हमारे इस्लाम में भी मर्द का एक मकाम ऊपर ही है।
تو اس میں بالکل بھی کمپٹیشن نہیں کرنا چاہیے. میں نے تو اپنی لائف کا اگر ایکسپیرینس بتاؤں تو الحمدللہ میری لائف ایگزامپل ہے. الحمدللہ مطلب کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میری اور میرے ہسبینڈ کی کبھی کسی بات پہ, یا انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو سمجھا, میں نے اپنی کو سمجھا. کبھی انہوں نے میرے پہ کبھی ناجائز پابندی کسی قسم کی نہیں لگائی. اور اس وقت بھی دیکھیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی میں. ہائے کتنے اچھے ہیں وہ, یہاں اسٹوڈیو میں بھی نہیں بیٹھے, ان کو گاڑی میں بٹھا دیا. نہیں وہ میں نے ان کو بولا تھا, میں نے کہا آ جائیں آپ, کہتے نہیں میں ادھر بیٹھتا ہوں, آپ آؤ بس. سپورٹیو ہسبینڈ ہے. میں کہتی ہوں کہ میرے پیرنٹس کے بعد میری میرڈ لائف میں میرے ہسبینڈ کا رول یہ ہے, یہ نہیں تھا کہ وہ مطلب ان کو میری سپورٹ کی یا میں ارن کروں تو ان کو وہ ضرورت نہیں. پیٹرول پمپ کا بزنس ہے ان کا, بہت اچھی الحمدللہ فیملی سے میں بھی ہوں, وہ بھی. تو آپ کا پمپ کہاں پہ آج کل پیٹرول کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, تو ذرا جان پہچانو. ابھی تو فیصل آباد میں ہی ایک رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے, اور ادھر نہیں ادھر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جگہ. دعا کریں آپ یہاں پہ بھی کوئی پمپ بنائے تاکہ ہمیں اپنوں کا فائدہ ہو کہ پیٹرول کم قیمت میں ملے. اچھا روبینہ صاحبہ, ایک اور چیز, کلچر جو ہمارا ہے پاکستانی جو فیملی سسٹم ہے, کلچر سے کیوں دور ہے؟ کہ ہم دونوں فیملی سسٹم کے اندر دیکھتے ہیں جو ہماری اپنی ایک ثقافت ہے, ایک پہچان ہے, ایک ہماری روایتی ایک چیز چلتی آ رہی ہے, اس کی کمی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں اوبیسلی جب ایجوکیشن ایکسٹرا وہی اوور کانفیڈنس, یہ ہمارے جو گاؤں کے ماحول ہیں وہ تو تقریباً سیم چل رہے ہیں. کچھ تھوڑی بہت انوائرمنٹ چینج ہوئی ہے, بٹ شہروں میں, زیادہ بڑے شہروں میں یہ چیزیں جو ہے نا چینج ہوتی جا رہی ہیں. چینج ہوتی جا نہیں رہی, بہت سی چینج ہو گئی ہیں. تو یہ پھر ظاہر بات ہے جو ہم بچیوں کو ایک اتنا کہہ لیں کہ ہم لوگ ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں اوور آل معاشرے میں یہی کچھ چل رہا ہے کہ جو بچے اور بچیاں جو اپنے آپ کو اپنے پیرنٹس سے زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں نا, تو وہیں یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں اور ہمیشہ نقصان میں رہے. ہمیشہ جو آپ اپنے بڑوں سے زیادہ جب آپ خود کو سمجھدار سمجھنے لگ جائیں یا اپنے ہر ڈیسیجن خود لینے لگ جائیں بغیر کسی کے مشاورات کے, تو پھر کہیں نہ کہیں نقصان ہوتا ہے. اس میں نقصان ہوتا ہے. تو یہ چیز اپنے کلچر کے بارے میں یا اپنی یہ ایتھکس کے بارے میں, یہ بچوں کو دیکھیں تربیت سے یہ چیز شروع ہوتی ہے نا, ماں کو تربیت دیکھیں ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ. جیسے آپ کی بات کریں, ہماری بات کریں, تو ہماری ماؤں نے جیسی ہماری تربیت کی ہے, یہ جو موجودہ دور ہے اس نے ہم پہ وہ اثرات نہیں مرتب کیے. جو اب آنے والی جو اب کی ہماری نسلیں ہیں, جیسے جن زی اور الفا کی بات کریں, جو یہ دور ان پہ جس طرح سے اثر انداز ہو گئے, ہم پہ نہیں ہوا. ہم بھی تو اسی زمانے میں ہے, ساری وہی ٹولز وہی چیزیں ہمارے سامنے بھی ہیں, وہ سوشل میڈیا ہمارے پاس بھی ہے, لیکن ان چیزوں نے ہمیں افیکٹ نہیں کیا یا ہمارے وہ فیملی سسٹم کو افیکٹ نہیں کیا. تو مطلب تربیت اور ہر فیملی کا اپنا اپنا جیسی انوائرمنٹ, اپنے بچوں کو جیسی انوائرمنٹ دیں گے آپ, جیسی تربیت کریں گے, ویسا ہی وہ بچے اپنا کلچر دکھائیں گے باہر نکل کے. تو ہمیں آئی تھنک پھر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آنے والے وقتوں میں, جیسے آج ہم اولڈ ایج ہوم کی بات کریں کہ بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں نے گھر سے نکال دیے ہوئے ہیں یا ایسے جگہوں پہ ہیں جہاں ہمارے اپنے قصور ہیں ہمارے. کیونکہ اگر بچوں کو شروع سے ہم دیکھیں, جن بچوں کو گھر سے محبت ہی نہیں ملی شروع سے, ان کو آیا نے پالا ہے, اور وہ کل کو پھر آپ کا کیا احساس کرنا, یہ چیز ہے نا. ایسے ہی دیکھ لیں, مطلب میرے گھر میں کک جو ہے میرا بیٹا ہے 3 نمبر والا نا, تو کل مجھے کہتا ہے پراٹھے ماما میں نے آپ کے ہاتھ کے کھانے. تو میں نے کہا نہیں وہ عثمان ہے کک جو لڑکا رکھا ہوا ہے, میں نے کہا عثمان پراٹھے بنا دو اس کو. نہیں آپ خود بھی کبھی بنا دیا کریں ماما. مطلب یہ بچوں وہ بچے چاہتے ہیں کہ پیرنٹس ہمیں توجہ دیں, اہمیت دیں, ہمارا کام خود کریں. تو جس طرح آنے والے ٹائم میں ہم چاہیں گے کہ ہمارے بچے خود کریں, ہمیں نوکروں کے سپرد کیا ہوا ہے. یہ چیز ہے نا کہ اگر بچے نوکروں نے پالے ہیں تو ماں باپ جب پھر بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ پھر نوکر ہی ان کا
फिर वही सिचुएशन देखने को मिलेगी कि आपने बच्चों को जब वो छोटे थे तो आपने कैसे उनकी केयर की, आपने कितना उन्हें सपोर्ट किया, कितना उनका साथ दिया, कितना आप उनमें इन्वॉल्व रहे। अगर आप उनके साथ इन्वॉल्व रहते, आप इंगेज रहते, तो आज वो आपके साथ भी रहते। ये यानी यहाँ पे मसला फिर हमारी तरबियत का है ना? तरबियत का है, और हमें अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। नहीं, हमने तो बच्चों को फोन के हवाले कर दिए, महंगी महंगी चीजों के हवाले कर दिए, महंगे स्कूल के हवाले कर दिए कि वो पैसा खुला दे देना बच्चों को, हाँ। लेकिन बच्चों पे फोकस नहीं करना। हम खुद अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, हम खुद हर फैमिली में देखें आप, सबके पास फ़ोन होते हैं, सब अपने अपने फ़ोन पे लगे होते हैं, कोई लैपटॉप पे बैठा होता है, कोई फ़ोन पे बैठा होता है। तो वो जितना अटैचमेंट होगी उतना ही आने वाले टाइम में पेरेंट्स को भी बच्चे टाइम देंगे। और जिन वालिदैन ने अपने बच्चों को स्टार्ट में खुद पाला है, खुद टाइम दिया है, उनकी केयर की है, तो मेरे ख्याल में वो बच्चे कम ही। अच्छा देखिए, आज भी जो जिस तरह हमारी परवरिश या तरबियत हुई है, वो चीज़ें हम में आज भी हैं कि अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं, अपने पेरेंट्स के पास बैठते हैं, तो हम लोग फ़ोन यूज़ नहीं करते, हम फ़ोन साइड पे रख देते हैं। ऐसे ही है। भले ही वो बुरा ना मनाएं या उस चीज़ को समझते हों कि ठीक है काम करने वाले हैं, कुछ ज़रूरत के लिए किसी से बात कर रहे होंगे या कुछ भी, लेकिन इसके बावजूद हम उनके सामने फ़ोन यूज़ नहीं करते। और बड़े जब बुजुर्ग जो है ना, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें टाइम दें, हमारे पास बैठे और हमसे बात करें हमारे साथ। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है जॉइंट फैमिली सिस्टम में या न्यूक्लियर में, ये आई थिंक बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक। इस गैप को फिल करना होगा। अगर हमने इस गैप को रुबीना साहब फिल ना किया तो आने वाला वक्त जिसे हम इससे भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। देखिए हर बंदा एंजाइटी डिप्रेशन का पेशेंट बन चुका है, ऐसे ही है। तो क्या आने वाले वक्त जो है वो इससे कम होगा? नहीं, इससे ज़्यादा कंपटीशन टफ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो भाई कल के लिए आज अपने आप को तैयार कर ले, अगर आप चाहते हैं कि कल आपका अच्छा हो। ऑब्वियसली। तो आज के दौर में जो इन्वॉल्वमेंट हमारी हो रही है कि हम अपने आप को आज के दौर के अंदर ही रचा बसा रहे हैं, तो इससे क्या हमारा जो फैमिली सिस्टम है, आप क्या समझती हैं कि वो मजबूत हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है? क्योंकि हम तो जिद्दत की बात करते हैं ना। कमज़ोर हो रहा है, ये तो डेफिनेटली। जब ये चीज़ें हमारे सबसे ज़्यादा तो मोबाइल ने कमज़ोर किया है। एक छोटा सा बच्चा है ना, उसको भी आप दे देंगे ना मोबाइल, तो वो आपको भूल जाएगा। मेरा छोटा सा भांजा है, आप बिलीव मी, कुछ चीज़ें जो हैं हमारे घर मोबाइल जो हैं उनमें एडजस्ट हैं, तो वो इसलिए भागता है कि नहीं मैंने उधर जाना है। वो गेम्स इन मोबाइल्स में हैं, जो वो छोटा सा है बिल्कुल। सैटरडे संडे उसका होता है कि मैं इधर ही गुजारूं, तो उसकी माँ को परवाह भी नहीं होती माँ की उसको। अच्छा, बैलेंस लाइफ कैसे रखे, बैलेंस फैमिली सिस्टम कैसे रखा जाए? देखिए, मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि बच्चों को जब स्टार्ट से ही, हम 6 माह के बच्चे को मोबाइल पकड़ाना शुरू कर देते हैं कि चुप कर जाए, रो रहा है तो चुप कर जाए। इसमें थोड़ा ये पेरेंट्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो एक मखसूस टाइम के लिए मोबाइल यूज़ करने के लिए बच्चों को दें, अपने साथ वो भी अपनी निगरानी में। बिल्कुल बच्चों पे फोकस रखना चाहिए, ये क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जब आप एक टाइम सेटिंग कर लेते हैं, उनकी स्टडी का ये टाइम है, उनका खेलने का ये टाइम है, और उनका हमारे साथ टाइम स्पेंड करने का ये टाइम है, तो फिर मेरे ख्याल में ज़रा हमें अपने जो तरजीहात है उनको बदलने की ज़रूरत है। दुनियावी चीज़ें, पैसा ठीक है ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत से बढ़ के आप इसमें खुद को इन्वॉल्व ना करें। आप क्या समझते हैं इस वक्त हम अपने रिश्तों को ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं या ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए पैसे के भाग दौड़ में लगे हुए हैं? पैसे के पीछे भाग दौड़। मतलब रिश्ते जाते हैं तो जाएं, रिश्तों की तो कोई परवाह नहीं, पैसा आना चाहिए बस। हाँ जी, बिल्कुल। हाय, और पैसा जो है ना, ये बड़ों की मोहब्बत तोड़ देता है। सीरियस, पैसा बड़ा खतरनाक है भाई। इससे ये ना हो, किसी का नहीं है, ये ना हो तब भी गुजारा नहीं, ये हो तब भी गुजारा नहीं है। इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। लोग कहते हैं पैसा हो तो सब आपका है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं कहती, ये नहीं मानते, हम भी नहीं मानते भाई। पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सुकून नहीं, घर का सुकून नहीं खरीद सकते। हाँ। देखिए, एक औरत है, वो अगर कितना
اس کا ہسبینڈ کتنا امیر ہے, اس کے Yes. پاس کتنا پیسہ ہے, اتنی گاڑیاں ہیں, بینک بیلنس, بڑے بنگلے, بڑے ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں, اور لیکن وہ سکون نہیں ہے. اور وہ باہر دوسری خواتین پہ جا رہا ہے, ہائے اور اللہ. اس عورت کو گھر کا سکون ہی نہیں ہے. ہائے، تو آپ دیکھیے نا ایسا- پھر یہ ایسا نہیں یہ ہونا پیسہ چاہیے جو ہے یہ بالکل. پھر عورت کا دشمن ہو گیا. عورت کا دشمن بن گیا پیسہ بھائی. اور اگر کسی مرد کے پاس پیسہ نہیں ہوگا نا تو وہ کسی کے پاس جائے گا بھی نہیں. تھینک یو سو مچ روبینہ صاحبہ. بالکل پیسہ نہیں ہوگا تو وہ کہیں جائے گا نہیں. پیسہ ہونا چاہیے لیکن ضرورت کے حد تک ہونا چاہیے. ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ چیزیں اوبیسلی خطرناک ہوتی ہیں. تو جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کرتے ہیں یا نیوکلیر فیملی سسٹم کی بات کرتے ہیں تو دونوں کو بیلنس رکھنا یا انڈرسٹینڈنگ ہونا بڑا ضروری ہے. کوئی ایک سجیشن دے دیں دونوں فیملی سسٹم کے لیے جس کی وجہ سے گھر میں خوشی آ جائے. میں تو یہی پیغام دوں گی کہ دیکھیں جو بہویں ہیں ان کو تھوڑا اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. یہ جیسے میں پیرنٹس چھوڑ کے آئی ہوں, یہ پیرنٹس اگر میں سائڈ پہ ہو جاتی ہوں تو یہ پیرنٹس جو ہے نا یہ بھی میرے ہیں. صحیح. اور نیوکلیر فیملی کے لیے کوئی ایک سجیشن کہ وہ کیا کریں؟ وہ ظاہری بات ہے ان کو ساتھ رہنا چاہیے, ان کو سپریٹ نہیں ہونا چاہیے. بچے پلے بچے پلے بڑھے, جب تک جو بڑے ہیں ان کو بھی محبت سایہ ان کا بھی رہے. تھینک یو سو مچ روبینہ صاحبہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین اوبیسلی ٹاپک ایسا ہے کہ اس میں ہم جتنے ڈسکشن کریں کم ہے, لیکن کوشش کریں کہ بیلنس لائف گزارنے کی کوشش کریں. رشتے سارے بڑے خوبصورت ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ کریں. بریک کی جانب بڑھیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. ساتھ رہیے. آج کا دوسرا ٹاپک آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے. ٹاپک ڈیٹیل میں بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک رپورٹ کی جانب لیے چلتے ہیں. موسم اوبیسلی چینج ہو گیا ہے, گرمی آ چکی ہے, تو آپ ڈفرینٹ جو آپ مشروبات ہیں آپ ان کا رخ کریں گے, آپ وہ پینے کی آپ خواہش ظاہر کریں گے. تو رحیم یار خان میں یہ مشروبات پر رپورٹ ہے, آئیے دیکھ لیتے ہیں. رحیم یار خان میں گرمی کی پیش نظر عوام نے گرمی کے توڑ کے لیے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرنا شروع کر دیا. شہری جنوبی پنجاب کی گرمیوں کے مشروب ستو کو پی کر لطف اندوز ہو رہے ہیں, جبکہ دکاندار کا کہنا ہے کہ ستو انسانی صحت کے لیے بے حد مفید ہے. جنوبی پنجاب کا بہت ہی بہترین تحفہ ہے ستو. تو یہ کافی سارے لوگ آتے ہیں شہری یہاں ستو پینے, تو گرمی کا بہت بہترین تحفہ ہے. یہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور یہ کئی فیملی وغیرہ آتی ہیں تو یہ لے کے جاتے ہیں ہمارے سے, اور ڈاکٹر بھی یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ستو پئیں. یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور ٹھنڈا بھی ہوتا ہے, مفید ہوتا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ستو کا شربت پینے سے نہ صرف گرمی کا احساس کم ہوتا ہے بلکہ جسمانی اور ذہنی تازگی بھی لوٹ آتی ہے. رحیم یار خان میں جیسے کہ بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اور گرمی کی وجہ سے ہمارے شہر میں مختلف مقامات پر ستو کے سٹول لگائے جاتے ہیں, اور ہم ڈیلی بیس کے اوپر ستو پینے آتے ہیں اور اپنی فیملیز کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں. ستو ایک تو ڈاکٹر بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ انسان کے لیے یہ بہت اچھی اور فائدہ مند چیز ہے. گرمیوں میں ٹھنڈے مشروبات کی مانگ میں اضافے سے اس کاروبار سے وابستہ لوگوں کی روزی روٹی کا سلسلہ بھی چل نکلتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر رام میں سچ نیوز, رحیم یار خان. ویلکم بیک ناظرین. اوبیسلی گرمی آ چکی ہے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بچانا ہے دھوپ سے. ہیٹ ویو کا بھی جو ہے وہ بتا دیا گیا, تو آپ نے احتیاط کرنی ہے. کہیں باہر نکلیں تو آپ کیپ کا استعمال کریں یا چھاتا اپنے پاس ضرور رکھیں, یا جو گیلا ٹاول یا چادر وغیرہ ہے وہ ساتھ ضرور رکھیں. کوشش کریں کہ دھوپ میں نہ ہی نکلے گی, لیکن ضرورت کے لیے آپ کو نکلنا پڑا تو کچھ حفاظتی میئرز ہیں وہ آپ ضرور پورے کیجیے گا, کیونکہ آپ کی جان بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑی قیمتی ہے, تو اس کا خیال بھی آپ نے خود رکھنا ہے. آپ کی ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے تو ذرا ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں جو آپ کی صحت کے حوالے سے جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. آج کے دور کے ناظرین اگر بات کی جائے تو ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا وہ بڑا تیزی سے بدل رہا ہے. اتنی تیزی سے ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کر رہے ہیں کہ ہمارے جو صحت ہے, جو زندگی ہے, وہ بھی پریشان ہو رہی ہے کہ میرے ساتھ کون کون سے ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں. تو جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں جنک فوڈ ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں سٹریس نے بہت گہری جگہ بنا لی ہے ہماری زندگی میں, ایک الگ سے اس نے پورشن لے لیا ہے. نیند کی کمی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز کا نہ ہونا. تو یہ جو ساری سچویشن ہے اس کے اندر ایک خاموش بیماری اگر میں کہوں تو وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے, تیزی سے پھیل رہی ہے, جس کو ہم بالکل نظر انداز کیے ہوتے ہیں, وہ ہے جگر کی بیماریاں. دیکھیں جگر کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ ہمارے جسم کا بہت ہی امپورٹنٹ آرگن ہے, اور اس کی حفاظت کرنا, کیئر کرنا اوبیسلی ہمارے لیے ضروری ہے. ہماری جو یہ اوور آل ہم بات کریں اپنی صحت کو برقرار رکھنے کی بات کریں یا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کی بات کریں تو اس میں بڑا اہم اس کا رول آ جاتا ہے. تو سوال آج یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ آج آپ خود سے بھی سوال کیجیے گا کہ کیا واقعی آپ اپنے لیور کا, اپنے جگر کا خیال
رکھتے ہیں, رکھ رہے ہیں؟ اگر نہیں تو یہ پروگرام آپ کے لیے بڑا مفید ثابت ہونے والا ہے. ہم سنتے ہیں ہیپاٹائٹس کا, ہم بہت زیادہ سنتے ہیں, ہم فیٹی لیور کا ہم بہت زیادہ سنتے ہیں, اور بھی دیگر چیزیں ہیں جس کو میڈیکل ٹرمز میں کافی نام ان کے آتے ہیں جو ہمارے لیے اوبیسلی بہت بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. ذرا ان تمام تر چیزوں کے بارے میں ہم جانیں گے کہ جگر کی بیماری, خاموش بیماری اس کو کیوں کہا جاتا ہے, کیا وجوہات, بیسیکلی ہم وجوہات پہ آئیں گے. کچھ چیزیں تو میں نے آپ کو گنوائی ہیں, لیکن میڈیکل میں کیا کیا ریزنز وہ سامنے رکھتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. اور اس کے جو علامات ہیں, اوبیسلی کسی بھی بیماری کی کوئی نہ کوئی وہ باڈی ہے نا وہ آپ کو انڈیکیٹ ضرور کرتی ہے. تو کیا جگر کی بیماری میں بھی اگر اس میں کیا کوئی علامات ہیں, کوئی انڈیکیشنز ہیں, تو آئیے ذرا ڈیٹیل میں جان لیتے ہیں اور ہمیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں کون سی چینجنگز لانے کی ضرورت ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان بالکل نہیں ہے, سچ سویرا کا وہ حصہ ہے کیونکہ ایوری ٹیوزڈے وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں. ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ, لاسٹ ٹیوزڈے آپ نے ہمیں جوائن نہیں کیا, ہم نے آپ کو بہت مس کیا کیونکہ جان ہے تو جہان ہے, تو صحت کے معاملے میں چیزوں کو جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو آج ہم جگر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ جگر جو ہے یہ اوبیسلی میں نے جیسے بات کی کہ ہماری باڈی کا بڑا اہم آرگن ہے, یہ اس کا رول کیا ہے ہماری باڈی میں, پہلے تو یہ بتائیں. سب سے پہلے تو آپ کی رپورٹ پہ بات کر لیتا ہوں, بڑی زبردست وہ مشروبات والی. جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ ضرور پئیں, مگر میں یہ پھر بھی آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ برف کائنڈلی گھر سے لے جائیں جو صاف پانی کی جمی ہو. اس سے بہت ساری گرمیوں میں بیماریاں آتی ہیں کیونکہ ان کو نہیں سمجھ آتی کس پانی سے برف کو فریز کرنا ہے. ٹھیک ہے, کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے بڑے بلاک جو برف پہ ہوتے ہیں نا, تو اس میں چھپکلی بھی ہوتی ہے, لال بیگ بھی ہوتا ہے, بڑا باہر سے نظر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ تو فریز ہو جاتا ہے نا. تو پانی بھی ہمیں نہیں پتا کہ کہاں سے پانی ہے. ہم گھر میں بھی منرل واٹر کی بوٹل کافی پیسے خرچ کرتے ہیں, گرمیوں میں 25-30 ہزار کا بل آتا ہے. ایسا ہی ہے. تو ہم ٹیپ واٹر سے پانی جما دیتے ہیں برف, تو وہ پھر ہمیں بھی وہ گیسٹرو ہو جاتا ہے. یہ بہت بازار میں جو ہے نا گندی برف, یہ بیماریوں کا باعث بنتی. ستو پئیں, لیمو پانی پئیں, سب کچھ پئیں, برف گھر سے لے کے جائیں یا ستو بنا کے لے جائیں, گھر میں ٹھنڈا کر کے رکھ لیں, کچھ اس طرح کا آلٹرنیٹ تھوڑی سی احتیاط کر لیں. اور جگر پہ آج ہم ڈسکس کریں گے. تو جگر کی بیماریاں یہ گندی برفوں سے بھی ہو رہی, اور گندے جتنے مشروبات ہیں نا آپ کی گٹ ہیلتھ کو خراب کریں گے, آپ کے اسٹمک کو خراب کریں گے, تو آپ کو پرابلم جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. جگر کا جو ہمارے جسم میں رول ہے بہت اہمیت کا حامل ہے, اور سب سے بڑا آرگن ہے ہماری باڈی کا. تقریباً 200 کے قریب اس کے فنکشن ہیں جو ہماری باڈی پرفارم کر رہی ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بہت ہی آج کل اگر ہم 10 لوگوں کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں تو 6 سے 7 لوگوں کا فیٹی لیور ہے. یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو بیماری نہیں سمجھتے, اور اسی طرح اپنی لائف کو جو ہے چلا رہے ہوتے ہیں. وہی کھانا کھاتے ہیں, جی گریڈ 1 کا فیٹی لیور آ گیا تو کوئی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, بس ٹھیک ہے, 1 دن دوائی لے لی, 2 دن لے لی, اس کے بعد اپنی روٹین میں چلے گئے. سال کے بعد درد, بوجھل پن, وہاں پہ وزنی شروع ہو گیا تو گریڈ 2 میں چلا گیا. اور یہی ہیپاٹائٹس جب جو ہے فیٹی لیور ہے آپ کا, یہ شوگر بناتا ہے آپ کو. اور اگر آپ کے خاندان میں پہلے سے جگر کی بیماریاں ہیں, ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں, تو پھر یہ ہے کہ بچوں میں آف اینڈ آن یہ بیماریاں لازمی آتی ہیں. اور جب شوگر ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کا لیور جو ہے اور ویک ہو جاتا ہے. اور بعض لوگوں کو ریکرنس جو ہے وہ پیلا یرقان جسے ہم کہتے ہیں, تو کالا یرقان ہم نے خود بنایا ہوا ہے کہ ہیپاٹائٹس سی کو کالا یرقان کہنا ہے. اصطلاح ویسے ہیپاٹائٹس کی مطلب ہے ہیپامین جگر ہے, تو اس میں سوزش ہے. تو جیسے جگر کی سوزش کو ہم ہیپاٹائٹس کہتے ہیں, گیسٹائٹس ہوتا ہے, میدے کی سوزش کو گیسٹائٹس کہہ دیا, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہ جو جگر کی سوزش ہے اس کو جو ہے وہ ہیپاٹائٹس. پھر اس سے میں بھی آگے کلاسیفیکیشن ہے ABCDEF تک. اے جو ہے ہیپاٹائٹس اے جو ہے وہ 99.9 لوگوں کو ہو چکا ہے, مجھے بھی, آپ کو بھی, سب کو ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ خود بخود ہیپاٹائٹس اے ہو چکا ہے اور خود ہی ٹھیک ہو گیا. جی خود ہی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے, یہ اللہ کا شکر ہے. کیونکہ ہمیں بھی جہاں سے بھوک پیاس لگتی ہے ہم پانی پی لیتے ہیں, کھانا کھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں سے مکھیاں بھی کھا رہی ہوتی ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں. مطلب یہ ہے, آپ دیکھیں شکر کولا بہت زیادہ ابھی آ جائے گا, عام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, شکر کولا جس میں شکر ڈال کے وہ برف بڑے بڑے بلاک رکھ کے تو سارا دن. میں نہیں پیتی. بہت نہیں, آپ نہیں پیتی, مطلب بہت ہی عام مشروب ہے نا گرمیوں کا. مطلب میجورٹی پی رہی ہوتی ہے. آپ پھر یہ دیکھیں کہ مختلف قسم کی بریانی, ہاں ٹھیلے لگے ہوئے نا, بریانی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ یہ دیکھیں کہ بریانی میں کیا کلرز ڈالے جا رہے ہیں. تو اس طرح کی جب سپائسی آپ بہت زیادہ چیزیں کھاتے ہیں وہ بھی آپ کے لیور کو ڈیمیج کرتی ہیں. اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اتنی مرچ کا استعمال کرتے ہیں
चाहे वो सुर्ख चिली है, चाहे वो ब्लैक है या सब्ज है। डॉक्टर साहब पिज्जा जो है वो भी फैटी लिवर करता है। देखिए फास्ट फूड क्योंकि अभी आप मेरी टीम को पिज्जा बड़ा याद आ रहा है। जी जी, स्टार्ट में आपने फास्ट फूड का फास्ट जिक्र फूड का, किया हाँ। जी, बिल्कुल ये आपके लीवर को डैमेज कर रहा है क्योंकि इसमें केमिकल है। तो हमें पिज्जा नहीं खाना चाहिए ना? कभी 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 अब मैं इंडस्ट्री तो नहीं बंद कराने, हाँ ये भी, लेकिन कभी कभी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में, तो कभी कभी जो है वो आप क्या सजेस्ट करते हैं, 1 महीने में एक बार, 2 महीने बाद? हफ्ते में एक बार। डॉक्टर साहब कुछ ज्यादा ही आपने जल्दी कोई बता बात नहीं, दिया। मैंने जल्दी बता दिया। आपका अगर खर्चा होता है तो कोई बात नहीं, आप कर सकती लेकिन हफ्ते में एक बार आप खा हाँ, सकते हैं। वंस अ वीक जो है, मगर हमारे बच्चे तो डेली की डेली बेस पे खा रहे हैं तो फास्ट फूड। फास्ट फूड किसी भी शेप में। आप बर्गर खाते हैं वो आपका पिज़्ज़ा ही है ना। हर चीज़ जिसमें डबल रोटी आ गई, जिसमें चिकन आ गया, वो फास्ट फूड है। तो कितनी नस्लें आ गई। आप फास्ट फूड ऑफिस में चले जाएं, इनके बड़ी बड़ी जो फ्रेंचाइज हैं, तो उसमें आप ये देखें कि कितना कुछ मिल रहा है आपको कितना कुछ। उसमें शेवर के बगैर आपका फास्ट फूड मुकम्मल नहीं है, ब्रेड के बगैर आपका फास्ट फूड मुकम्मल नहीं है। तो आप क्या खा रहे हैं? आप केमिकल अपने इंटेक कर रहे हैं, तो ठीक है। बेहतर है कि हम फास्ट फूड से दूर ही रहें। तो यही मैविश जो तो ये है ज़्यादा ये अच्छा आपका फैटी लीवर कर रहा है। ओह, तो मैंने जैसे बताया कि 7 से 8 लोगों को, 6 लोगों को 10 में से अगर फैटी लीवर आ रहा है तो ये इंतहाई डेंजरस। तो ये जो इस जिगर की बीमारियां इतनी तेजी से फैल रही हैं, रीजन यही लाइफस्टाइल के हम खाने पीने का एहतियात नहीं कर रहे, कहीं से कुछ भी खा फिर लेते हैं। ये कि हमें सोने का टाइम नहीं है, हमारा कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बढ़ जाता है जब सोते नहीं है। 11 बजे हद होनी चाहिए कि आप सो के सुबह अगर 6 बजे उठती है ना, तो वेयर एंड टेयर आपके जिस्म की होती है, आपके लीवर को रेस्ट मिलता है, जिगर को उस टाइम रेस्ट मिलता है। उसी टाइम आप जाग रहे होते हैं, तो कॉर्टिसोल लेवल जब बढ़ता है फिर आपका फैटी लीवर होता है, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। जो लोग ज़्यादा नहीं सोते, इनको चाहिए कि 11 बजे सोएं और सुबह 6-7 बजे अगर उठ जाते हैं। बच्चे कहते हैं जी हम पढ़ रहे हैं, तो आप सुबह का टाइम लगा लेना, जल्दी सो जाएं, सुबह उठ के पढ़ लें, नमाज भी पढ़ें और अपना एजुकेशन का जो भी पढ़ना है आप पढ़ें। उसको रात सोने के लिए बनी है, उसको हमने बिल्कुल चेंज करके ना, नेचर से जब हम दूर होते हैं फिर हमें बीमारियां बड़ी बड़ी जो है ना पकड़ लेती हैं, ठीक है। एक टाइम में आप देखें कि 90s में हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा नया आया था और सारी बीमारियां नीचे चली गई थी, हेपेटाइटिस बी सी ऊपर आ गया था, ठीक है। अब 20 साल से हेपेटाइटिस बी की जो है वैक्सीन आई हुई है। सी की नहीं, जो वायरसेस अपनी चेंज करते हैं शेप, उसकी वैक्सीन नहीं बन सकती जो है वो चेंज करता जी, है, चेंज करता रहता है। जैसे अमीबा मैट्रिक में अगर आपने पढ़ा हो ना, तो उसमें भी शेप वो चेंज करता था ना। तो ऐसे वायरसेस जो अपनी शेप चेंज करते हैं उनकी जो है वैक्सीन नहीं बनती। बी की वैक्सीन है, वो भी हम नहीं लगा रहे। इसकी 3 डोजेज होती हैं, पहले दिन और फिर 1 महीने के बाद दूसरी डोज, फिर 6 महीने बाद तीसरी डोज। ओके। ये सब लोगों को लगवा लेनी चाहिए। उसकी वजह से ये है कि ये ख़तरनाक जो वायरस है आपके जिस्म में दाखिल ही ना हो सके, एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाए। अब जो पूरी दुनिया में EPI प्रोग्राम बच्चों को 2 साल में जो टीके लगते हैं उसमें भी बी की वैक्सीन शामिल कर दी गई है, ताकि बच्चों को अर्लियर एज में जो है ना बी ना हो। तो कोशिश करें बड़े भी लगवा लें, तो आपको बी से कम जो है वो बचत आप सिक्योर हो जाएंगे, आप उस तरफ नहीं आएंगे। ओबेसिटी, मोटापा जो है ये भी जिगर की बीमारियां लेकर आता है। आपका फैटी लीवर होगा तो मोटापा ही हो जाएगा ना, ठीक है ना, क्योंकि उसके फंक्शन तो डंप हो गए। अब ये देखें, ये जिगर है, इसी शेप का होता है, ठीक है। इसके ऊपर चर्बी चढ़ा दे, तो अब अगर ये नाशपाती की शेप है तो वो सेब बन गया, गोल मटोल हो गया। उसको समझ ही नहीं आ रही, अंदर वो तरबूज बना हुआ है, वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। उसने जो फंक्शन करने थे उसके ऊपर तो आपने चर्बी चढ़ा दी ना, तो वो कैसे मूव करेगा। तो ग्रेड 1 जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो फैटी लीवर आ रहा है। लोग इसको बीमारी नहीं समझते, जिस तरह यूरिक एसिड को लोग बीमारी नहीं समझते, हम अमूमन इसका जिक्र करते रहते हैं। और उसी तरह अपनी रूटीन में बड़ा गोश्त भी खा रहे हैं, दालें भी खा रहे हैं सारी। तो यूरिक एसिड छोटे जोड़ों को, फिर बड़े जोड़ों को तबाह बर्बाद करता है। जब हड्डियाँ आपकी टूट फूट का शिकार होंगी, आप कैसे स्केलेटन आपका, गिट्टे गुर्दों में दर्द रहना शुरू हो गया, वो इसी वजह सुस्ती। अब आप ये देखें कि जिन लोगों को फैटी लीवर होता है वो आम लोगों से ज़्यादा सुस्त होते हैं। अच्छा, लेजी होते हैं ना, उसका जिगर परफॉर्म नहीं ना कर रहा होता, इतने फंक्शन उसने करने हैं जिस्म के, तो उसके ऊपर आपने चर्बी चढ़ा के उसको रखा हुआ है रोज़ाना, फिर आप चर्बी वाली चीज़ें खा रहे हैं, फिर तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, फिर फास्ट फूड खा रहे हैं। कोला ड्रिंक्स में अगर आप कोला ड्रिंक्स का गिलास पीते हैं ना, तो 32 गिलास आपको पानी पीना पड़ेगा या दूध पीना पड़ेगा, फिर उसका असर ख़त्म होता है। तो कुछ ऐसी डील्स लगी होती हैं कि आप 1 पैसे दे दें, जितना मर्जी पिए, वो जग में दे जाते हैं। हाँ, आप रिफिल कर लें।
ये भी होता तो है। वो बड़े खुश होते हैं, अपने हाँ, बच्चों को अच्छा, वहाँ खुश लेके हो रहे जाते होते हैं कि चले ये फ्री में साथ मिल गया। बच्चों को उधर ही लेके जाते हैं कि रीफिल इतना इतना जग में, बच्चे भी 6-6 गिलास पी रहे हैं। तो आप ये फिर वो hyper देखें active वो जो उसके अंदर एस्पेटेम एक जहर है जो मीठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बेकरी आइटम्स में भी बहुत ज़्यादा, चीनी तो चले थोड़ी कम ख़तरनाक है, एस्पेटेम एक बहुत ख़तरनाक जो कि ज़्यादा मीठा कर देता है। तो उसमें ये है कि इतना ज़्यादा जो है वो आपकी लीवर के ऊपर जो है वो चर्बी चढ़ाने का मुआवन साबित होता है। मैं विश आप बहुत सारे इवेंट भी आप करते हो, वहाँ पे बच्चे भी बैठे होते हैं, आप देखें छोटे बच्चे भी मोटे मोटे होते हैं, हाँ, पेट बिल्कुल निकला, ऐसे ही है। तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं, गुगलू कि बच्चे healthy हमारे, है, गोल मटोल वो है मेरा नहीं, वो बच्चा। जिगर उनका फारग हो रहा है। Oh आहिस्ता my आहिस्ता आप God। देखें 12-14 साल में बच्चों का पेट निकला हुआ है, बेली बाहर है। तो आप उसका ख्याल करें कि आपने रोज़ाना की बेस पे जो है बच्चों को ऐसी चीज़ें, देसी फूड की तरफ बच्चा आ ही नहीं रहा, उसे मटन ही नहीं, उसका जायका ही नहीं पता कि मटन क्या है, वो तो हटा देता है। वो इतना महंगा मटन है कि माँ बाप मिन्नतें कर रहे होते हैं कि बच्चे ये खाओ, क्योंकि प्रोटीन है ना। अब इसमें क्या ताकत है शेवर में, खुद नहीं भागती, बच्चों को क्या भगाना है। हमें क्या तो भगाएंगे। बीफ या मटन जो है अगर अर्लियर हम अपने बच्चों को देना शुरू करते हैं तो उनको बहुत सारी बीमारियों से जो अच्छा डॉक्टर साहब, बीफ का आपने जिक्र किया, यहाँ पे जरा ना अपनी फैमिली के हवाले से भी आपसे सवाल करना चाहूँगी कि हम जो पूरा खानदान है, यानी कि हम जो हमारे जो 5-7 लोग हैं घर के, अगर बीफ खाएंगे ना तो सारे बीमार हो जाते हैं, सबकी बॉडी में दर्दें शुरू हो जाती हैं। बेसिकली बड़ा जानवर जब भी खाया जाए ना तो उसमें बीमारियां तो होती हैं। कोशिश करें कि छोटा जानवर खाएं तो उसमें कम बीमारियां, जैसे ईद कुर्बान अभी 1 महीने तक आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। नहीं, हमने इसीलिए जो है ना, हमने बिल्कुल बीफ छोड़ दिया, हमारे घर में तो बैन है, अब बीफ नहीं आता। उसके ऊपर एक खसूसी प्रोग्राम करेंगे, ये जरूर कीजिएगा क्योंकि आगे बकरा ईद आने वाली है तो हमने बड़ा धड़ाधड़ खाना है। उस पे करेंगे इंशाल्लाह। उसमें ये है कि अब बीमार जानवर भी मंडियों में आ जाता है, जिससे कि उसको जो बीमारी है तो कसाब तो फौरन उसको छुरी मार दे। गांव में किसी की बकरी या भैंस बीमार होती, बुलाओ बुलाओ जल्दी से बुलाओ, काट के खाना शुरू। अब इंसान को अगर इतनी बीमारियां तो जानवरों को भी तो हो सकती हैं ना। तो वो जब हम खाते हैं तो बाज़ लोगों को बड़ा गोश्त जो है वो सूट नहीं करता, फिर भी अपने जायके के लिए हम खा रहे होते हैं कबाब की शेप में, या उबाल के या शनवारी बना के उसको खा रहे होते हैं। तो ये है कि आप कोशिश करें कि अगर किसी को फैटी लीवर है तो बीफ भी उसमें ख़तरनाक है। तो ये अब्बा की बात करें, उनको जो है वो डायबिटीज़ है, वो हेपेटाइटिस सी भी उनको रहा, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि शायद उनको सूट नहीं करता। हम अच्छे खासे लोगों को भी सूट नहीं करता। ये बाज़ लोगों को जो है वो बिल्कुल सूट नहीं करता। ख़ास तौर पे आप ये देखें कि हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के भाई हैं वो तो बीफ के बगैर रह ही नहीं सकते। तो माशाल्लाह वो एक एक कढ़ाई पूरी खा लेते हैं, तो हम देखते रह जाते हैं। मैं लिटरली एक दफ़ा मैं गई और पेशावर में पटा टिक्का कुछ ये नाम है, वो चर्बी के अंदर जो उसको लपेट के बनाते हैं, वो यकीन करें मैंने 2 बोटी खा तो ली, वो हैवी होती है, वो तो पूरी डाइजेस्ट ही ना हो, वो आधा किलो खा जाते हैं बैठ के ना, पूरी कढ़ाई खा रहे तो होते हैं। पूरी कढ़ाई खा रहे होते हैं। मतलब ये कि उनके स्टोमिक जो है अल्लाह और ताला वो ने मखसूस कहवा पीते हैं साथ, मखसूस कहवा पीते हैं। उसमें ये है कि वो फिर भूख लगा था, फिर पेशावर का पानी अच्छा है, आपको घंटे के बाद फिर भूख लगी होती है, कुछ ऐसा है उस पानी में ना। हमारा पिंडी इस्लामाबाद में पानी इतना हैवी नहीं है, ये गैस पैदा करता है यहाँ की। अच्छा ये चीज़ है, जब मैं पंजाब की तरफ जाती हूँ ना तो वहाँ पे भी ये है कि बार बार भूख लग रही होती है। जी बिल्कुल, वहाँ का पानी भी जो है ना बड़ा अच्छा है। ये बाकी इस्लामाबाद के पानी में पेशावर का पानी जो है बहुत अच्छा, फिर नॉर्दर्न एरिया का पानी बहुत अच्छा है, वहाँ के पानी जो है वो अच्छे हैं। मगर ये कि हम इतना हेल्दी भी है जी इतना पानी का पैसा अदा करके जो है ना अपनी हेल्थ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रही है। बेसिकली वो प्लास्टिक में है पानी आपका, और सारा दिन धूप में यूवी अल्ट्रा वायलेट शुआएं डाल के आपके घर डिलीवर किया जाता है। अब जो ट्रक मूव कर रहा है वो ऊपर से तो धूप पड़ रही है ना, उसके अंदर एसी तो नहीं लगा हुआ, तो वो आपके घर उतार कर चला जाता है। उस पानी का आप टेम्परेचर चेक करें, और वही प्लास्टिक पॉइजन, कैंसर क्यों ज़्यादा हो गया? जब से हमारी ज़िंदगियों में प्लास्टिक आया है उसने कैंसर, स्टमक का, लीवर का कैंसर बहुत ज़्यादा हो गया उसमें। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें डॉक्टर साहब, जैसे आपने पानी की बात की कि प्लास्टिक में आता है, पूरा दिन इस पे धूप लगती रहती है, अब ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं। जी बिल्कुल, आप वो देखें पहले हमारी माएँ जब थीं तो वो गर्म करती थी रात को पानी, सुबह हम वो बॉयल पानी पीते थे। एक तो पैसे की बचत, दूसरा आपकी सेहत भी है। वो जो मिट्टी का बर्तन उसमें पानी रखते थे, मटके में रख ले। आजकल तो कूलर आ गए हैं और गिलास हैं। अच्छा जो गिलास घर में रखेगा ना मिट्टी का, उसमें जरासीम नहीं आते। शीशे में जितना धोए ना जरासीम रहते हैं। फिर जिसने मिट्टी के बर्तनों में खाना पीना है तो सुन्नत भी है। सुन्नत है। आप ये देखें कि पहले मैं भी शायद आपके घर, मेरे घर में तो थे पीतल के बर्तन भी थे, ठीक है, पीतल के बर्तन, अब पीतल के बर्तन बहुत महंगे हो गए हैं, मगर ताकत के लिए आप लोग एक एक गिलास तो घर में अपना रखें।
रात को अगर पानी उसमें रख दिया जाए मोस्टली सुबह पंजाब के हाथ में भी पीतल का गिलास जी, होता है yes, ना। हाँ, अब हमें पता तो चला। वो ये कि बहुत ताकतवर है, तो वो आप लोग एक एक गिलास रखें, रात को पानी यानी भर कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को किसी अच्छे डॉक्टर ने बता दिया नहीं, था माशाल्लाह एक्टिव है ना वो तो कि पीतल के गिलास में पानी पियो, तभी तो वो इतना एक्टिव है। इतना एक्टिव है। तो हाँ। उसमें ये देखें कि आप जो है वो पानी रात को भर के ढांप के रखें, सुबह पिएं। आज का हमारा आपके हेल्थ के हवाले से जो टॉपिक है वो है जिगर की जो बीमारियां बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है, वजह क्या है, इस बारे में हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हमें बता सके कि हमने अपने जिगर का ख्याल जो है वो कैसे रखना है। डॉक्टर साहब, हमारे अगर मैं नौजवानों की बात करूँ, यूथ की बात करूँ, जो कहा जाता है कि 65% से ज़्यादा माशाल्लाह से हमारे नौजवान हैं और किसी भी मुल्क के लिए बड़ा कीमती सरमाया होता है, तो इनका सेहतमंद होना या इनके हेल्थ का ख्याल रखना ऑब्वियसली ये बड़ा ज़रूरी है। ना सिर्फ फैमिली की ये जिम्मेदारी बनती है बल्कि रियासत की, सोसाइटी की, हर फर्द की ये जिम्मेदारी है कि वो हर उस इलीगल एक्टिविटी से या उन इलीगल चीज़ों से ख़ुद को या नौजवानों को दूर रखे। ड्रग्स बहुत कॉमन होता जा रहा है और हमारे नौजवान जो है वो बड़ी शिद्दत से इसकी तरफ आ रहे हैं, तो डिफरेंट ड्रग्स में इन्वॉल्व होना, अल्कोहल या और बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे भी जिगर की डिजीज़ जो है वो जी कॉमन हो रही है। बिल्कुल, मैं भी ये कहा जाता है कि जिस मुल्क के जो खेल करने की जगह हैं, ग्राउंड आबाद हैं, उनके हॉस्पिटल वीरान हैं। हमारे हॉस्पिटल आबाद हैं, ग्राउंड वीरान है। आप देखें कि हम बचपन में बहुत गेम्स खेलते थे। हाँ। अब स्कूल कॉलेजेस में इतनी जगह ही नहीं है। यस, प्राइवेट बंद buildings में आ गए। स्कूलिंग आ गई है ना ज़्यादा, तो उनके साथ स्कूल ग्राउंड अटैचमेंट ही नहीं है। लाजमी जब स्कूल आपका रजिस्टर्ड हो, पूछें कौन सा ग्राउंड है साथ। ओके। जैसे आप MBBS करते हैं तो टीचिंग हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत होती है, तब आपका जाके वो पास होता है। Yes. तो ये स्कूल कल अगर आपने अपना सेफ करना है, जैसे कि आपने यूथ की बात की है, तो जी। यूथ कैसे सेफ होगा? मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स आपको यूनिवर्सिटी कॉलेजेस लेवल पे मेल फीमेल दोनों यूज़ कर रही हैं, ओके। और ये आपके लीवर को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही हैं। अल्कोहल का इस्तेमाल तो डेफिनेट इसको बहुत ज़्यादा जो है लीवर सिरोसिस की तरफ ले जाता है, जो कि पत्थर की तरह आपका जिगर बन जाता है, ठीक है। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे लोग जो है वो इसको यूज़ कर रहे होते हैं। मैं पिछले दिनों प्रोग्राम भी देख रही थी, किसी निजी टीवी चैनल ने इस पे कोई प्रोग्राम किया हुआ था। बड़े इस्लामाबाद की बात करें, यहाँ तो ये ऐसे वाफर मिकदार में और आम और इतना इजी एक्सेस हो चुकी है कि आपका जो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चा है या कॉलेज गोइंग बच्चा है उसको भी वो चीज़ें दस्तयाब हो रही जी हैं। ऐसे ही है, वो मुख्तलिफ ड्रग्स हैं। आप शीशा ले लें और हेरोइन ले लें, ठीक Different है, आप उसमें मंशियात आप कह जितनी भी सकते है, हैं, ठीक है। तो अब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप ये देखें कि छापे पड़ रहे। अब एजुकेशन का म्यार ये हो गया कि वहाँ से छापा पकड़ के आपको स्टूडेंट को पकड़ के लेके जा रहे हैं। उनको इतला मिलती तो बेचारे जाते हैं ना, जाहिर है। तो वरना कौन जाके वहाँ पे बच्चों को पकड़े। तो इतनी ज़्यादा ड्रग जो है वो आम हो गई है। इस तरह तो हमारे यूथ जो है वो सेफ़ नहीं होगा, नहीं जल्दी होगा, बीमार हो जाएगा। फिर स्मोकिंग तो आम है, मेल फीमेल में आप देखें वेप पीने का रिवाज इतना ज़्यादा है। वो कहते हैं जी इसमें तो कोई निकोटीन नहीं है, ज़ीरो निकोटीन है। जा तो रही है ना भाई, तो आप क्यों गलत हैबिट्स में पड़े हुए। जितने गैर मियारी खाने हैं वो हम खाते हैं, गैर मियारी जूसेस डब्बों में बंद होके गर्मियों में बेतहाशा कंपनीज आ जाती हैं जिनका कोई म्यार ही नहीं है, ठीक है। फिर मेरी गुजारिश होगी गवर्नमेंट से कि जो बंद डब्बे में जूसेस आते हैं ना, इसको ट्रांसपेरेंट कर दें। ज़रूरी है। एक दफ़ा छोटा सा सांप का बच्चा था, वो उसमें वो पिया तो चारों के चारों लोग मर गए, ठीक है। अब आप ये देखें कि ट्रांसपेरेंट में आपको नज़र तो आएगा ना, मक्खी मच्छर उसमें सब नज़र आएगा। जैसे कुछ ड्रिंक्स हैं वो ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में ट्रांसपेरेंट आती है। आप ये देखें कि जितने टिन है ये ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ताकि जो है ना इसको साफ करके इंसान पिए तो नज़र तो आए ना बीच में क्या। ये तो आप खोल के तो स्ट्रॉ लगाते हैं, पी जाते हैं, तो अंदर क्या चीज़ है, कोई नहीं है। अव्वल तो इसको पिए ही ना। ये शुगर इतना ज़्यादा करते थे कि आपको डायबिटीज़ की जो डरा दिया मैं तो बिल्कुल ये पहले जो मैं थोड़ा बहुत कुछ जूसेस ले लेती थी, तो बिल्कुल नहीं कहूँगी। आप फ्रेश जूसेस की तरफ कोशिश करें आए, डब्बे बंद जूसेस ना पिएं, वो हेल्थ के लिए, आपके जिगर के लिए बहुत खतरनाक है। और गर्मियों में आपको पता है जैसे शुरू होते हैं तो बेतहाशा कंपनीज आ जाती हैं जिनके नाम ही नहीं हमें पता, एनर्जी ड्रिंक्स आ जाती हैं। और जो टीवी पे ऐड आते हैं वो कॉस्टली होते हैं, वो लोग वो पीते नहीं है। अगर वो 100 रुपए का है तो दूसरा 50 का मिल रहा है, बंदा कहता है यही पी लो, तो वो फिर खतरनाक। देखें कितना उन्होंने कैसे घर में कोई होममेड फैक्ट्री लगा के गंदगी के साथ भर के आपको मार्केट में दे रहे हैं ना। आपको तो वो 20 रुपए का मिल रहा है, 30 रुपए दुकानदार को बच रहे, वो कहता है यही पी लो, ऐसे ही है। वो दूसरे है ही नहीं है। तो ये चीज़ें भी आपके लीवर को, गैर मियारी अशिया जब आप खाते हैं पीते हैं तो ये लीवर को डैमेज करते हैं, उसके ऊपर
चर्बी की तह चढ़ती जाती है। जब आपको फैटी लीवर डायग्नोज हो गया, साल में 1 मरतबा, ज़्यादा मैं नहीं कह रहा, 1 मरतबा एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं। तो उसमें ये देखें कि अगर उसमें फैटी लीवर है तो देन आप थोड़ा से कॉन्शियस होकर उन चीज़ों से अवॉइड करें जो आप रेगुलर बेस पे खा रहे हैं, तो वो आपकी तबाही चढ़ा रहा है। घर में जो आप ऑयल इस्तेमाल करें इसमें भी फैटी लीवर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप कोशिश करें कि मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का ऑयल है इसमें खाना शाना पकाएं, जो अफोर्ड कर सकता है ऑलिव ऑयल में पका ले, ठीक है। और मुख्तलिफ किस्म के ऑयल जो बहुत बेतहाशा गंदे ऑयल हैं मार्केट में, इतने मार्केट्स में कंपनी आ गई कि आप यकीन जाए, आप लेने जाए ना मार्ट में ऑयल, तो रैक के रैक भरे हुए हैं और डिफरेंट ब्रांड्स, और उसके नाम भी नहीं पता हमें। और रात को एक ट्रक चल रहा होता है पूरे शहर में, वो आंतड़ियाँ लेके ना, जितनी आपकी चिकन होती है ना उससे वो ऑयल निकालते हैं, और सुबह जो हलवा पूरी है वो उससे तला जाता है, क्योंकि वो बहुत सस्ता है। अगर आपको 500-600 रुपये केजी आम ऑयल मिल रहा है, वो 200-250 रुपये मिलता है, ठीक है। तो लोगों ने देखना है हमें फ़ायदा किस में है, हमारी सेहत से तो उन्हें कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने अपने पैसे लेने हैं। तो वो गंदगी जो है वो उन ऑयल में है। कोशिश करें अवॉइड करें, गर्मियों में ख़ास तौर पे मक्खी मच्छर आमद है उसकी, और डेंगू और मुख्तलिफ ये आपके गैस्ट्रो की, हैज़ा की बीमारियाँ, टाइफाइड बहुत ज़्यादा गर्मियों में हो जाता है। तो पानी को घर में उबाल के अपने पैसे बचाएं, और ये प्लास्टिक को अपनी ज़िंदगियों से ख़त्म करें। ये आपकी जिगर का कैंसर, आपका स्टमक का कैंसर बहुत आम हो गया। हम मैदे का कैंसर मैं बहुत कम सुनता था, मगर मैदे का कैंसर बहुत आम होता जा रहा है। तो ये मैदे का अल्सर, जी बिल्कुल, रात को जो है वो आप प्लास्टिक में सारी चीज़ें फ्रीज कर देते हैं। दूध पूरे हफ्ते का ला के लिफाफे में फ्रीज किया हुआ है, तो वो प्लास्टिक है, वो कैंसर का बाइस है। ये सारी चीज़ें कैंसर है। जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं वो कैंसर है। मतलब गलत किस्म के पैथोजन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जाके आपकी इम्यूनिटी को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एक बंदा 30 से 40 साल सिगरेट पी लेता है, उसके लंग्स फारग होते हैं, उसको मतलब ये है कि जिगर उसका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें देखें ना केमिकल शामिल हो गया। डॉक्टर साहब, इब्तदाई अलामात के जिस तरह हमें होता है ना, बुखार, सर दर्द हुआ तो हमारी बॉडी हमें इंडिकेट करना शुरू कर देती है कि समथिंग रॉन्ग। तो जिगर की अगर बात करें, अगर जिगर का कोई प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, तो क्या कोई ऐसी अलामात हैं कि बंदे को फौरन फील हो जाए कि समथिंग रॉन्ग और मैं डॉक्टर के पास जाऊं? जी, पीले यरकान से शुरू कर लेते हैं। आम जॉन्डिस गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है, उसमें आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है, फिर आपकी जो आंखों के डेले हैं ये येलो होना शुरू हो जाते हैं, यहीं से पता चल जाता है। आदमी बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है, जिसको जॉन्डिस अभी अंदर होना शुरू होता है 5, 7, 10 दिन तो उसको पता नहीं चलता, आहिस्ता आहिस्ता जब होता है। LFT इसके लिए एक टेस्ट होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। उसमें अगर बिलरुबिन आपका ज़्यादा आ गया तो फिर आप बिल्कुल इजी हो जाएं। अगर आपके बच्चे को हुआ है, 1 हफ़्ता रेस्ट करवाएं, भाग दौड़ ना करें, जिगर को आराम मिले, उबली हुई चीज़ें उसको देनी है, और वो उसको स्कूल की ज़रूरी छुट्टी करवानी चाहिए, क्योंकि लीवर को रेस्ट जब मिलता है वो जल्दी रिकवर कर जाता है। अगर आप रिकवरी नहीं जल्दी होती तो फिर ये रिक्रंस हो जाता है, 2 महीने बाद दोबारा अटैक आ जाता है, तो आपका जिगर कमज़ोर होता जाएगा, ठीक है। अब गंदगी की वजह से वायरसेस जो हैं वो आपकी बॉडी के ज़रिए अंदर चले गए, ठीक है। अब हेपेटाइटिस C जो है वो थूक से जितना लिक्विड डिस्चार्ज है हमारी बॉडी में, अगर दूसरे बंदे के अंदर चला जाता है छींकने से, ब्लॉगिंग से, तो उसको भी हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें, ये एक से दूसरे को लग सकता है बिल्कुल। तो बच्चे को माँ से लग सकता है, ठीक है ना। तो उसमें ये है कि एहतियात लाजमी है। अगर आपके घर में हेपेटाइटिस C का पेशेंट है, उसको थोड़ा सा आइसोलेट कर दें, उसके कपड़े आप टॉवल ना इस्तेमाल करें, बच्चों को तो नहीं पता होता। और कभी ये होता है कि उसका ब्रश पकड़ के बच्चे ब्रश कर लेते हैं, तो फौरी तौर पे वो कन्वर्ट हो जाता है, जिस भी छोटे बच्चे में चला जाएगा, बड़े बंदे में चला जाएगा। उसका ग्लास अलहदा कर दें, उसके बर्तन अलहदा कर दें। देखिए सलाइवा से भी ये ट्रांसमिट होता है। पानी पी लिया बच्चे ने, वही बाप का या अगर आपको उसकी लग गई, उससे माँ और बाप का बच्चे अमूमन पानी पी रहे होते हैं, तो अगर किसी को नॉर्मली सी चीज़ है ना, तो वो ये चीज़ें आपको एहतियात करनी पड़ेंगी। और ये कई साल फिर अंदर बैठा रहता है, आपको पता नहीं चलता। अगर किसी को डायग्नोज हो गया हेपेटाइटिस B या C, तो फिर 10-15 साल आपको कुछ नहीं होता, डरने की बात नहीं है, मगर उसका क्योर करवाएं। ओके, और वो आगे बढ़े। हाँ, और B की जैसे मैंने कहा वैक्सीन अवेलेबल है, तो 6 महीने में 3 इसके इंजेक्शन लगेंगे, तो आपको B होगा नहीं, ठीक है। तो अगर C है तो इसकी एहतियात करें। आजकल 3 महीने की मेडिसिन आ चुकी है C की, जो कि C को ख़त्म करती है। पहले 72 इंजेक्शंस लगाने पड़ते थे, आज वही गोलियां जो हैं 20,000 की हैं, जो 20 लाख रुपए की थी। ये मैं 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो बहुत इजी अब हो गया कि आप इसको ले सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मुफ्त भी अवेलेबल हैं, मगर लोग करवाना नहीं चाहते, ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते हैं। वो कहते हैं बस ठीक है जी, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता यहाँ पे आपके कट लग जाए,
आपने दिन में पट्टी कर ली, 20 लोग पूछेंगे ये क्या हुआ, क्या हुआ? ये क्या हुआ, हाँ। या यहाँ सनी प्लास लगा लें क्या हो पूछेगा, गया। हाँ। ना शुगर वाले को कोई पूछता है कि तुम बीमार हो भाई, ना नजर हेपेटाइटिस, नहीं आ रही नजर ना। नहीं आ रहा ना, हाँ। अनविजिबल बीमारी है। तो ये आपको तो पता है कि आपको ये बीमारी है, आप किसी को देने के सबब ना बने। जैसे कि पिछले दिनों बड़ी रिपोर्ट आ रही थी कि बच्चों में एड्स बहुत आ गई, एड्स, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये आप देखें कि बच्चों में कहाँ से आ गया। अब वही एक्सरसाइज मैं देख रहा हूँ कि पहले बहुत ज़्यादा कैंपेन थी कि डिस्पोजेबल सिरिंज यूज़ करें। आजकल लोग 20 रुपए की सिरिंज नहीं यूज़ करते, डिस्पोजेबल हेपेटाइटिस सी वाले को धो के दूसरे को मुंतकिल कर देते, धोते भी नहीं है। तो इससे भी एड्स कोई रिपोर्ट भी हमारे सामने आई थी, जी। शायद पंजाब का कोई किसी वो हॉस्पिटल का वाकया था। जी, तो वो बिल्कुल। सीसीटीवी जब देखी गई तो वो नर्सिस जो है ना वो वही ऐसे ही जो है वो ऐसे ही यूज कर है। ये दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो गया और रिमोट एरिया में से एड्स बहुत के हवाले से वो जब उन्होंने जी तहकीक की जी थी। जी बिल्कुल। और सिंध में बहुत सारे बच्चों में ये चीज़ पाई गई, पंजाब में, इस्लामाबाद में भी एड्स के काफ़ी पेशेंट जो है ना वो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो मगर ये कि ये देखें एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। और हमें डॉक्टर्स के पास जाना बड़ा पसंद है, हम चाहते हैं कि ज़रा ये मेल मिलाप जो है ना वो चलता रहे, तो इसलिए हमने एहतियात नहीं करनी। तो फैटी लीवर को जब आप क्योर कर लेते हैं, समझें आपने बहुत अच्छा अमल किया। अगर जिस बंदे का मैदा और लीवर जो है वो अच्छा है तो पूरी बॉडी अच्छी है। क्या बात है। तो अब वो नहीं ठीक है तो एक्टिव रहेगा। हाँ बिल्कुल। तो उसमें ये है कि दो अपने नाजरीन को अर्क बता देते हैं जो विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट हैं, और ये आपके लीवर को बहुत ही ताकतवर करते हैं, जिसमें कासनी और मको, अरके कासनी अरके मको, दो ला के इनको जग में डाल लें, मिक्स हो जाएंगे। कासनी और अरके हाँ, ये जिगर की दवाई है, समझे ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। और कासनी में जन्नत से ड्यू गिरता है, रात को ड्रॉप्स आते हैं उस बूटी के ऊपर, इसको बहुत ही ज़बरदस्त माना गया है। तो आप मार्केट में आराम से पंसार के पास चले, मिलावटें भी बहुत है ना यहाँ पे। पंसार अच्छे वाले आप उसको हिला के देखें, उसमें अगर जाला नहीं है तो फिर आप ले लें। जाले लग जाते हैं ना पुराना अगर पड़ा होगा तो शेक करें, अगर जाला नहीं बना तो आप फ्रेश ले लें, किसी भी मशहूर कंपनी का ले लें। तो दोनों को मिक्स कर लें, फिर दोनों बॉटल भर लें। मिक्स हो गया, आधा कप सुबह आधा कप शाम, उसमें आप 1 चम्मच जो है सेब का सिरका डाल के वो पियेंगे तो आपका ग्रेड 1 का जो फैटी लीवर है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, विदाउट एनी मेडिसिन। शुगर के पेशेंट है उनके लिए सब ले सकते हैं। उसमें ये है कि जब आप अगर सिरके के बगैर पी रहे हैं तो वैसे पी लें, अगर सिरका डाला तो फिर स्ट्रॉ लगा के पिए, वरना आपके दांत गल जाएंगे। तो वो स्ट्रॉ लगा के आप उसको पिए, सुबह एक पी लें, और आपका वेट भी मेंटेन होगा। इससे बहुत फायदा है कि आपका वजन भी, क्योंकि हमने गंद बलाएं तो खानी है, फास्ट फूड तो छोड़ना नहीं है, आना नहीं है, जुबान का चस्का ये तो हमने नहीं छोड़ना। तो अरके मको अरके कासनी 2, अगर आपको गैसिस का प्रॉब्लम साथ आता है, स्टमक का मसला है, तो अरके अजवाइन और अरके सौंफ भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, फिर आप 4 अरक लेंगे। और ये बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। चारों को मिक्स कर लें, आधा कप सुबह आधा कप शाम। जब 4 बॉटल होती है ना, इंसान कहता है 4 में से पीना है, जब आप मिक्स कर लेंगे तो 1 बॉटल सामने रखें, तो आधा कप सुबह ले लें, आधा कप शाम ले लें। तो वो फ्रिज से बाहर पड़ा रहेगा, बाहर पड़ा रहे, कुछ भी नहीं होता, दुकानों में बाहर ही पड़ा हुआ, तो वो कुछ भी नहीं है। ये आप अपनी जिंदगियों में रखें, आपको फायदा हो कि ये ब्लॉटिंग जो है ना, गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो अरके अजवाइन अरके सौंफ आपकी गट हेल्थ को बेहतर करेगी। जब गट हेल्थ अच्छी होगी तो आपका स्टमक ठीक होगा, आपका स्टमक ठीक होगा, आपका लीवर अच्छा फंक्शन। तो ये विदाउट एनी साइड इफेक्ट मैंने चीजें बताई हैं, वरना तो मेडिसिन तो बहुत वो तो भरी पड़ी हैं, इतने एक्सपेंसिव इलाज है डॉक्टर साहब। ये देखें, ये आपका 400-500 रुपए का इलाज, कम पैसों में ये हो जाना। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद डॉक्टर साहब से हम कुछ टेस्ट के बारे में भी जान लेंगे कि टेस्ट कौन से होने चाहिए, चाहे वो जिगर का हो या नॉर्मल रूटीन जो चेकअप हमारा होता है उसमें कौन से टेस्ट जो है वो हमें यकीनी बनाने चाहिए। तो इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिए। महविश, इसमें वायरल डिजीज़ जो स्किन डिजीज़ हैं और गंदगी जो बीमारियां हैं वो सारी जो है ना वो मर्च हो जाती हैं। जहाँ पूल है और जिसमें पानी रोटेट नहीं कर रहा, तो वो आप समझे बीमारी लेके घर आ रहे हैं। ठीक है, स्किन डिजीज़ ऐसी होती हैं कि ये ना एक दूसरे से दूसरे को लग जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी नहर के जिसमें पानी चल रहा है उसमें आप जो है वो नहा सकते हैं, या फिर ऐसा पूल के जिसमें पानी रोटेट हो रहा है या मेडिसिन उसमें डाली गई है, जैसे बड़े बड़े होटल्स हैं तो उनके हैं, तो वो साफ़ सुथरा है। उसके बाद आपने बाथ लेना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस तरह के कुछ, ये जैसे अभी आपने रिपोर्ट देखी, इस तरह कुछ ऐसे पब्लिक स्विमिंग पूल है जिन्होंने थोड़ी टिकट रखी होती है कि आप ये लें, और आप घंटे 2 घंटे का टाइम भी मुख्तस किया हुआ होता है, और उसमें ये जो अभी आपने रिपोर्ट में देखा कि इतने लोग उसमें शामिल होते हैं। अब किसी को पता नहीं कौन सी बीमारी है, वो अपने आप को नीट करके आया है, नहीं आया, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। वो तो बाहर निकलेगा घर चला जाएगा, वो बीमारी फिर घर वालों को भी देगा। अब बड़े बड़े होटल्स में जो स्विमिंग पूल हैं वहाँ आप पहले बात लेते हैं,
स्विमिंग पूल के बाद फिर बात लेते हैं, तो कुछ चीज़ें तो है ना, एटिकेट्स तो है ना, तो ये एटिकेट्स नहीं है बस 100 रुपये लिया, सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं पानी के साथ, उछल कूद कर रहे हैं, दैट्स इट। 100 रुपये में 1 घंटा पानी में अंदर रह के बंदे बड़े खुश होते हैं। हाँ, जरा गर्मी से बचे हुए। तो इस तरह जो है ये बीमारियां ही हैं, क्योंकि ये अगर पूल में आपके वो क्लोरीन वगैरह अगर आपने नहीं डाली और उसको साफ नहीं रखा, तो ये ऑब्वियसली जो है वो वही वाली बात, वो जो खाने की बात करते हैं कि इनको सिर्फ अपने पैसों से लेना देना, पैसों से लेना देना है। वो तेल चाहे वो ऐसा हो कि डीजल में आपको पूरी पानी तल साफ के है या नहीं, उससे उन्हें कोई कंसर्न नहीं, डीजल में पूरी तल के दे दे, आपने तो खा लेनी है, वो तो तली जाएगी, सस्ता मिल रहा है। आप कभी खड़े होके देखें, पूरियां जो बना रहे हैं काला स्याह तेल होता है, मतलब कार्बन है, वो कैंसर कॉज कर रहा है। और जितने लोग बारबेक्यू बड़े शौक से खाते हैं वो भी कार्बन है, वो भी कैंसर। मैं यकीन करिए कुछ एक तो ये प्रोग्राम कर करके वो आइडिया हो गया, चीजें सुन सुन के वैसे डर, क्योंकि देखे जान है तो जान, तो वो डर सा लग गया। दूसरा क्योंकि हम भी होटलिंग करते हैं, वो जुबान का चस्का, हम बात तो आते नहीं, लेकिन ऐसे मखसूस में रेस्टोरेंट्स पे जाती हूँ जिनका ना किचन ओपन होता है, हम सामने चीजें देख रहे होते हैं, उनके शेफ जो है ना वो किस तरह के हैं, वो जिन बर्तनों में खाना बना रहे हैं, किचन उनका कितना साफ है, वो सामने मुझे नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तो उन जगहों पे यकीन करें मैं जाती हूँ, अदरवाइज नहीं। ऐसे में भी होटल बनने चाहिए जिसमें एक तो नजर आए, फिर वो कहें जी आप खुद आके बना लें, जो हमारी बहुत सारी खवातीन और मर्द हैं जो कुकिंग का बड़ा शौकीन है, कहेंगे हाँ तुसी पासे हटो असी कर दें, साफ सुथरी सी चीज़ें पड़ी हों, जाके खुद अपना स्मूदी बनाना है, वो जैसी भी चीज़ें हैं। तो मगर ये है ना कि ये ज़्यादा होटलिंग में जो है ना 70% गंदगी है, ऐसे ही है। सुबह उन्होंने आपके लिए जो है वो दही का रायता बना के रख दिया, सुबह आपके लिए सैलड बना के रख दिया, मक्खियाँ भी खा रही हैं, हम भी खा रहे हैं, और जाते ही ऑर्डर करके, ऑर्डर ना भी करें, सबसे पहले सलाद और दही आपके सामने रखते हैं, क्योंकि उन्होंने 200-400 रुपए तो उसी के बना देना। किसी ज़माने में ये चीज़ें मुफ्त होती थी होटल्स में ना, आप जाते थे इसके पैसे ही नहीं होते थे, अब सबसे ज़्यादा इन्हीं के पैसे, मिनरल वाटर इतना महंगा, और पता ही नहीं कंपनी कौन सी है, मतलब हज़ारों कंपनियां बन गई हैं मिनरल वाटर की, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। फिर हम कहें कि बीमारियां ना है, कैसे ना है? अब 18 लीटर का जो पानी है, मैंने इसके ऊपर तहकीक की है, तो ये 30 रुपए का फिल होता है बॉटल। तो आप मशहूर ज़माना जो कंपनी वो 400-450 रुपए का दे रही, कमाई। आप देखें ना, पैसे दे के बीमारी ले रही, मतलब प्लास्टिक में आपके घर आ रहा है, वो फिर पानी लगा रहता है, उसको कभी हम ठंडा कर रहे हैं, कभी गर्म कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो प्लास्टिक तो है ही कैंसर ना, और उसका जो दाना बन रहा है वो हॉस्पिटल के वेस्ट से बन रहा है। आप देखें यूरिन बैग से आपका दाना बन रहा है, अब यूरिन बैग जो है उसको जला देना चाहिए, वो आप चले जाएं, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं वो बेचते हैं, आपकी ब्लड की जो बॉटल्स हैं वो उधर डंप करके उसको भी जलाएं आप, उसको वो बेच देते हैं, आप उससे दाना बन रहा है, आपका गिलास, चम्मच, प्लेटें सारी बन रही हैं। प्लास्टिक से आपने अवॉइड कौन से हाँ, शीशे का बर्तन रखें, स्टेनलेस स्टील, सिल्वर भी ना रखें, वो भी कैंसर कॉज करता है। अभी भी घरों में जो है ना ये सिल्वर के बर्तन हैं लोगों के, पीतल अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो दोबारा पीतल में पानी पिएं। मट्टी के बर्तन तो बहुत ही साफ सुथरे हैं, सारा दिन फ्रिज का पानी भी ना पिएं, ये भी क्लॉटिंग बनाता है आपके, ठंडे पानी से तो वैसे अवॉइड करें, ज्यादा हम इतना वो यक पानी पीते हैं कि सही ठंडा होना चाहिए, बर्फ वाला, जब हम बाहर गर्मी से आते हैं तो हम कहते हैं कि सही ठंडा पानी पिए, वो गलत हो जाता है। फिर ये है कि हमें साल में ना एक दफ़ा अपना हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ये एक टेस्ट हो गया, फिर LFT, RFT और एब्डोमिनल, जिगर के बीच में ये जिगर की सारे आ गए, और ब्लड CP ESR, ये जो है ना हमें चेक करना है कि हीमोग्लोबिन कितना, जी बिल्कुल, कितना है। एक एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में जिगर तो नहीं चला गया, तो वो हमें पता करना है। गुर्दे की क्या हालात हैं, कोई छोटे ज़रात तो नहीं है, वो भी नहीं हमें। यूरिन में बर्निंग होती है, हम वो पानी शानी पी के उसको सबसाइड कर देते हैं, अंदर रेत के ज़रात होते हैं किडनी में ज़रात होते हैं, वो हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। तो ये एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड साल में एक दफ़ा, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, RFT जो इसका लीवर का है और जिगर का है, इसका गुर्दों का जो है ना रीनल फंक्शन टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट, ये करना है। ब्लड CP करना है, और anti-HCV, हेपेटाइटिस सी का, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ब्लड CP ESR, 5-6 टेस्ट हैं। इसको रूटीन बनाना है कि हमने इसके लिए बजट इकट्ठा करना है, और ये 10,000 हमने अपनी सेहत पे लगा के चेकअप करना है। अगर आपको फैटी लीवर होता है तो चेक करवाएं। 10-15 हज़ार हम अपने ऊपर लगा भी लें, फास्ट फूड पे कितना लगाते हैं, लाखों रुपया लगता है साल, जो खा खा के ना हमने बीमारी ले ली, और 10,000 हम साइड पे नहीं करेंगे, वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं तो फिर आप हॉस्पिटल्स की लंबी लाइनों में जाके बैठ के करवा सकते हैं, वहाँ से भी हो जाता है, सरकारी भी है, हो जाता है। मतलब ये कि मिनिमल चार्जेस से, वो छोटे चार्जेस दे के आप करवा सकते हैं, मगर करवाएं तो ज़रूर ना, करवाना ज़रूरी है कि आपको पता चले कि आपके अंदर चल क्या रहा है। अच्छा, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो अगर जब तक हमें बीमारी जो है वो ट्रिगर ना करे तब तक टेस्ट नहीं करवाना, जब तक बुढ़ापे में ना जाए तब तक टेस्ट नहीं करवाना।
टेस्ट तो हो जिगर ही जो नहीं है वो इतना बड़ा अहम ऑर्गन है कि जो हमारे दिल के करीब होता है उसे हम जिगर कहते हैं। वो मेरा जिगर आ रहा हाँ, मेरा जिगर आ गया है तो इसलिए इसका बहुत ख्याल ये अच्छे रखेंगे। एग्जाम्पल थे। तो ये हमारा जिगर जो है ना, ये बहुत प्यारा दोस्त है। इसके Yes. साथ दोस्ती करें, अगर आप इसके साथ दुश्मनी करेंगे ये पूरी बॉडी आपकी ख़राब कर देगा। और एक जिगर जो है वो ऐसे सर होता है से ना, आपके जिगर के पास आपके सारे कच्चे चिट्टे होते हैं, तो ये भी वही जिगर है। वही जिगर है। तो ये है कि इसके साथ दोस्ती रखें ना। Yes. एक जिगर तो ऐसा होता है जिससे आप दिल की बात कर रहे होते हैं, तो अपनी दिल की बातें जो हैं वो अपने दोस्त के साथ करें। अगर आपको कोई बीमारी डायग्नोज हुई है तो उसका सबसाइड करने के लिए ये चीज़ें, अभी मैंने जो अर्क बताए हैं, अगर आप अर्क नहीं अफोर्ड कर सकते तो 1 पाव कासनी ले आएँ। कासनी? अर्क के कासनी भी बताया अर्क ना, के तो वो मिल जाता है। तो अर्क के मको 1 पाव ले आएँ, 1.5 कप पानी में दोनों का 1-1 चम्मच डाल के ना, जब 1 कप रह जाए छान के पी लें। तो ये भी 2 टाइम आप पी लें, आपका फैटी लीवर ख़त्म हो जाएगा। आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका ग्रेड 1 जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, ना कि ग्रेड 2 जो है 3 जो है वो फिर कैंसर बना। ऑब्वियसली उसके लिए वो आगे फिर एक तो हैवी ट्रीटमेंट आ जाता है, फिर या फिर ऐसा होता है कि बिल्कुल ही वो दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही होती, खुदा न खासा। हमारे लाइफस्टाइल के अंदर आप क्या समझते हैं कि कौन सी चेंजिंग्स हमें लानी चाहिए? ठीक है, ट्रीटमेंट, टेस्ट वगैरह ये तो आपने बता दिया। इसके अलावा क्योंकि अभी जो लाइफस्टाइल है वो आपके सामने है, जो एक रेस, एक दौड़ लगी हुई है ज़िंदगी की, हर इंसान जो है वो जल्दी में है, तो क्या तब्दीली होनी चाहिए ताकि हमारी सेहत जो है ना वो मुतासर ना हो? एक तो कोशिश करें कि पैसों की दौड़ से निकल आएं, तवक्कल अल्लाह रखें। ठीक है, आपके नसीब में जो है वो आपको मिलेगा। उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि एक बंदे ने नई गाड़ी ले ली, हमें पुरानी गाड़ी पे बहुत ही अजीब लग रहा है कि ये यार उसने अभी इतनी बड़ी, तो मेरे पास ये चीज़ें ना रखें आप। हमारी औकात साइकिल की भी नहीं है। देखा जाए जो जितने हम गुनाहगार लोग होते हैं तो हमें ये उसका नवाजने का अंदाज होता है, किसी को कुछ कर रहा होता है कुछ, और अल्लाह की रस्सी जो है ना वो ढीली होती है। ठीक है, उसकी पकड़ से बचें। और दूसरा ये कि जल्दी सोएं, जल्दी उठें और सिलेक्टिव हो जाएं, खानों में सिलेक्टिव हो जाएं। अब जितने पैरासाइट्स हैं वो आपकी सब्जियों पे, आपकी गंदम पे स्प्रे करके उसको बड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, उसको जब आपने घर लेके आना है, हाफ बाल्टी आपने पानी लेके, पहले देखे ना कुछ सब्जियां उनका सीजन होता था, अब 12 महीने मूली इतनी मिल रही है, अभी गर्मियाँ आ गई हैं, तो आप हाफ बाल्टी पानी लेके उसमें 6 चम्मच सिरका डाल दें जो घर में आपके होता है, तो उसमें आधा घंटा जो है अपनी सब्जी फ्रूट उसमें डिप कर दें। कम से कम जो उसके ऊपर स्प्रे के पॉइजन्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। वो पॉइजन आपके अंदर नहीं जाएंगे, जैसे ही अंदर जाते हैं वो आपके जिगर को, स्टमक को डैमेज करते हैं। हम तो अपनी तरफ से सब्जियां फ्रूट समझ के खा रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ वो केमिकल भी जा रहा है। गंदम की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हमने बिल्कुल छोटे छोटे पौधे कर दिए, हालांकि वो 4 और 5 फुट का पौधा होता था गंदम का, अब वो 1-1.5 फुट का, और बच्चे भी उतने फुट के आ रहे हैं। तो ये बड़ा मसला बच्चों के कद भी छोटे रह गए यही है ना। तो बच्चे तो ये चीज़ें खाना नहीं चाहते हैं। बच्चों को देसी फूड की तरफ लेके आए ताकि अर्लियर एज में उनका फैटी लीवर ना हो, क्योंकि अगर खून नहीं जिस्म में सही तरह रोटेट हो रहा, नहीं बन रहा, तो बच्चों की हेल्थ जो है ना बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो बच्चों को देनी है, और अपना लाइफ जल्दी सोएं, जल्दी उठेंगे, तो ये सेहत की निशानियों में से। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, ये तो 1 घंटा अपनी लाइफ के लिए लाजमी निकालें ना। आपको कोई पैसा नहीं लग रहा, आपने शूज़ पहनने हैं और पार्क में चले जाना है। आप डिप्रेशन, एंजाइटी से बचेंगे। आपके जिस्म में जब आप वॉक कर रहे होते हैं बहुत ही पॉजिटिविटी आपकी सेंस आ रही होती है, नई नई सोच आ रही होती है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, अगर आप डॉक्टर ही हैं, तो आपको बहुत सारे नुस्खे ज़हन में आ रहे होते हैं, अपने पेशेंट्स के लिए आपको भलाई समझ आ रही होती है। ठीक है, अगर आप मिल ऑनर हैं तो अपने लोगों के लिए अच्छे जो है आइडिया, अगर आप घर में जाके खाना खा के वहीं डंप हो जाएंगे तो फिर आपको जिगर की बीमारियां, मैदे की बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, सब सारी बीमारियां आपको जकड़ लेंगी। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या कोई जदीद कोई ऑप्शन आए? जी, इसमें पेवनकारी है, ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट है, कॉस्टली इलाज है, मगर ये है कि उसमें भी लोग जो है काफ़ी टाइम निकाल लेते हैं अगर कोई अफोर्ड कर सके। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में भी है, बाहर के मुल्कों में तो करोड़ों में है, तो पाकिस्तान में तकरीबन 40-50 लाख रुपए में हो रहा है यहाँ पे। तो लोगों को जो है ना कि सर्वाइवल है वो अपने घर का ही बंदा जो है ना जिगर का टुकड़ा दे देता है, उसका भी बढ़ जाता है, जिसको लगता है उसको भी लगता है। एक्टिव और पैसिव दोनों जो है ना वो बढ़ जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई है, हिम्मत वाली बात होती है ना। लोग डर रहे होते हैं यार मेरे जिगर को कुछ, तो अल्लाह ताला ने ऐसा रखा है कि आपके 2 किडनी बनाए हैं, 2 लंग्स बनाए हैं, 2 आंखें बनाए, 2 कान बनाए। तो अल्टरनेट चीज़ों में अगर आप बड़ा दिल रखते हैं तो ये चीज़ें चल सकती हैं। तो लीवर का छोटा सा टुकड़ा जो है
दूसरे को देंगे तो उसका भी 1 महीने में सेटिंग सेट हो बन जाएगा। उसका भी बन क्या जाएगा। बात। तो ये लीवर ट्रांसप्लांट जो है ये सबसे जिद्दत वाला जो है ना वो ट्रीटमेंट आया है, मगर वो भी एक ख़ास स्टेज पे होता है। ठीक, अगर उससे ऊपर पानी अगर पड़ गया जिस समय तो फिर आपका लीवर यानी ट्रांसप्लांट, उसका भी एक मखसूस टाइम है, हाँ, उससे बिल्कुल। अगर उसको एक्सीड करेंगे तो ये क्रॉनिक काम लीवर नहीं आएगा। डिजीज, एसाइटिस वगैरह, ढोलनुमा पानी पड़ गया तो फिर वो डॉक्टर कॉम्प्लिकेशंस साहब पैगाम नाज़रीन के लिए। नाजरीन के लिए ये जो आज आपने रिपोर्ट्स दिखाई हैं माशाल्लाह से, ये गंदे मशरूबात जो है वो आपने नहीं पीने हैं। घर में कोशिश करें सत्तू ले आए, नींबू पानी सबसे बेस्ट है, विटामिन सी है। हाँ। और नहाने के लिए घर से जगह अच्छी कोई नहीं है। नहीं है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये Thank you. बाकी बड़ी अच्छी बात कि आप लेमन लाएं, घर में नींबू पानी पिएं और एक अच्छा ये जो है वो शरबत है घर में अगर बना के पिएं तो प्लीज़ कोशिश करें कि बाहर के मशरूबात से अवॉइड करें। जितनी चीज़ें आप ऑर्गेनिक घर में खाएंगे, साफ़ सुथरी अपने हाथों से बनी हुई पकी हुई, उतनी आपकी सेहत जो है वो महफूज रहेगी। और प्लीज़ अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना किया करें। कहीं भी बॉडी को इंडिकेट करती है किसी चीज़ को लेके तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। लापरवाही या सेल्फ मेडिकेशन की तरफ आपने नहीं जाना, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है अपनी हेल्थ के लिए। तो आज खुद से सवाल ज़रूर कीजिएगा कि क्या आप अपनी सेहत का, अपने लिवर का, जो कि आपका जिगर है, आप उसका ख्याल रखे हुए हैं या आपको फिर से सोचने की ज़रूरत है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।